एक सेगमेंट पेशेंट्स का है जो अपने फैट से बहुत परेशान है, टमी का फैट, थाई का फैट या फिर आर्म्स का फैट नहीं जा रहा, लाइपोसक्शन लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं। तो Okay. बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ वेट लॉस सर्जरी। और उसमें क्या होता है? बेरियाट्रिक सर्जरी थोड़ी इन्वेजिव हो जाती है। इन्वेजिव का मतलब कि आपके स्टमक का साइज बेसिकली ऑल्टर किया जाता है। What has been your most satisfying surgery so far? एक मदर थी, शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। आई थी हमारे पास बिल्कुल वरीड, बहुत परेशान एंड ऑल दोज थिंग्स। उनको ने भी समझाया कि कैंसर का निकालेंगे। दैट पेशेंट अंडरवेंट ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल सर्जरी। प्लस व्हेन वी सैट, हमने डिस्कस करा कि हम आपकी ब्रेस्ट भी रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। एंड ऑफ द सर्जरी जब पूरा सारा उनका हो गया, जब शी लिटरली हग्ड अस एंड शी जस्ट सेड थैंक यू फॉर गिविंग बैक माई लाइफ। तो आपके क्लिनिक में किस तरह के प्रोसीजर सर्जरीज ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं आजकल? सो मेजर नंबर वन प्रॉब्लम इज गायनेकोमेजिया और अच्छा। मैन बूब्स। अच्छा, खून भरी मांग, रेखा की मूवी थी, सर्जरी कराती है एंड देन शी बिकेम लाइक अ मॉडल, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। रेखा का तो दाग मिट गया था, तो डॉक्टर आप मेरा भी ऐसे कर दीजिए। बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट, ये सब कौन कराता है? क्या कॉस्टिंग है? जो बोटॉक्स के जितने अगर थोड़ी बहुत यूनिट लगवानी है तो 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं। फिलर्स भी आपके 20-25,000 से शुरू हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ओवरडू ना करिए। हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब हम अपनी बॉडी या फेस देख के सोचते हैं, काश ये नाक थोड़ा पतला होता, कुछ तो गड़बड़ है मेरे चेहरे में। और फिर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वी सी पिक्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, अरे पहले तो ये ऐसी दिखती थी, नाउ शी लुक्स जस्ट परफेक्ट। लाइपोसक्शन, नोज जॉब्स, फिलर्स, बोटॉक्स, स्किन वाइटनिंग, इम्प्लांट्स, वी हियर सो मैनी ट्रीटमेंट्स एंड सर्जरीज। बट ये कितनी सेफ है? क्या कॉस्ट होती है इतनी? क्या रिजल्ट्स परमानेंट हैं? एंड इफ यू ऑल्सो फील इनसिक्योर अबाउट योर लुक्स, शुड यू इवन कंसिडर एनी ऑफ दीज, या you should just accept the way you look? To discuss all of this, the science and psychology of cosmetic surgeries, I am sitting with one of India's leading plastic surgeons, Dr. Anmol Chugh. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाला है ये। चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर चुग, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। Sir, before we discuss the world of fillers, botox और जो तमाम चीज़ें जो इतनी पॉपुलर हो गई हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी में आप कैसे आए? लाइक व्हाट वाज योर ट्रिगर टू कम इनटू दिस फील्ड? आशीष जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और थोड़ी सी इमोशनल चीज़ भी है, क्योंकि सोचा नहीं था मैंने कि वैसे हो जाएगा। जब प्लास्टिक सर्जरी से पहले हम जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करते हैं, एंड सो दैट्स एमबीबीएस। दैट एमबीबीएस के बाद हम एक जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करते MS, हैं, हाँ। एमएस करते हैं। जी। तो आई डिड फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तब वहाँ पे हम सिर्फ ब्रेस्ट की कैंसर निकालते थे। तो अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, जैसे हमें पता ही है, अभी ब्रेस्ट कैंसर मंथ भी हमने सेलिब्रेट करा जी, जी। थिंग्स। तो हमें तो यही पार्ट पता था कि कि कैंसर है तो निकाल दो बस उसको। तो वो मेरे को याद था, मेरे प्रोफेसर की ओपीडी में बैठा हुआ था, मैंने पेशेंट को देखा, तब वो बड़े डरे हुए थे, आए थे बिल्कुल आंखें झुकी हुई, वो सारा दुखे हुए। तो क्योंकि एक फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट, उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। सब्सिक्वेंटली हमने प्लान करा कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ हम प्लास्टिक सर्जन को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। ओके। तो जब सर्जरी हुई तो सर्जरी के दौरान ही प्लास्टिक सर्जन आए और उन्होंने कुछ जादू सा करा कि वहीं के वहीं ब्रेस्ट दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दी। बॉडी के ही स्किन के ही टिश्यू लेकर उन्होंने दोबारा बना दी। Okay, so the breast which was removed because of breast cancer, he regenerated that. ही रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम यूजिंग द बॉडी पार्ट ओनली। अच्छा। बॉडी के कहीं और से स्किन लेके उन्होंने दोबारा बना दी वो। Wow. एंड व्हेन उस टाइम इमिडिएटली तो नहीं हुआ, जब वो पेशेंट ओपीडी में फॉलोअप में आया तो उनकी गेज देखने वाली थी, वो सामने देख के, आंखों में देख के बात कर रही थी, एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Yes. दैट इज व्हेन आई रियलाइज द पावर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, कि आप जिंदगी किसी की बदल सकते हो पॉजिटिव वे में, एंड यू कैन रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन। सो दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी। Exactly. मतलब वो जो सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द बूस्ट इन सेल्फ इमेज, दैट मेड यू थिंक कि यार ये दिस इज द फील्ड आई बिलोंग। एक्चुअली सो रिस्टोरेशन, आई वुड से दैट जो किसी वजह से छिन गया वो रिस्टोर हो गया आपका सारा। मेरी जो मेमोरी है पहली, अगर मैं सोचूं कि मैं कहाँ से इस वर्ड को वो करता हूँ,
आई थिंक आई वॉच्ड खून भरी मांग, आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर, रेखा की मूवी थी जिसमें वो कबीर बेदी उसको वो क्रोकोडाइल्स में फेंक देता है और उसका वन साइड फेस वो हो जाता है, फिर वो सर्जरी कराती है एंड देन शी बिकेम लाइक अ मॉडल, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, राइट। और मेरे ख्याल से उन्होंने रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ कराया है। शी वॉज नॉट एज ब्यूटिफुल एज शी वॉज लेटर इन हर लेटर ईयर्स। सो बहुत लोगों के फियर भी रहते हैं, क्वेश्चंस भी रहते हैं, और आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है ये कॉस्मेटिक सर्जरी इंडिया में भी। मैं कहीं पढ़ रहा था 35,000 करोड़ की मार्केट है इस टाइम, दैट्स लाइक ह्यूज। तो आपके क्लिनिक में किस तरह के प्रोसीजर, सर्जरीज, ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं आजकल? सो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के हिसाब से लोग आते हैं एंड यस, कॉस्मेटिक सर्जरी अब धीरे धीरे जैसे वेस्ट में है, लोग थोड़े से खुलते जा रहे हैं। इंडिया में भी पहले यहाँ उतना टैबू नहीं रहा, उतना टैबू अभी भी है लेकिन पहले से कम है टैबू, राइट। एंड जैसे आपने खून भरी मांग का वो एग्जांपल दिया, हाँ हमारे पास भी एक्सपेक्टेशंस कई बार उसी से आते हैं कि रेखा का तो दाग मिट गया था तो डॉक्टर आप मेरा भी ऐसे कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं होता, सो वी हैव टू रियलिस्टिकली गाइड द पेशेंट कि क्या अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी सर्जरीज जो हमारे स्पेक्ट्रम में आती हैं वो जैसे कि फीमेल्स हैं, फीमेल्स में हम पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायसिस रेक्टाई बहुत कॉमन है, जहाँ पे टमी का बल जा सकता है, जहाँ पे आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं ठीक हो रही तो उसका सर्जिकली भी इलाज है जिसको हम मॉमी मेकओवर्स भी बोलते हैं, कि जिसमें हम टमी जो लूज हो गई हैं, ब्रेस्ट अगर डिफ्लेट हो गई हैं पोस्ट प्रेगनेंसी तो उस पर वर्क करते हैं। तो एक सेगमेंट वो है। एक सेगमेंट पेशेंट्स का है जो अपने फैट से बहुत परेशान है, बहुत डाइट एक्सरसाइज सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन टमी का फैट, थाई का फैट या फिर आर्म्स का फैट नहीं जा रहा, लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं। दूसरा है जैसे मेल्स के अंदर बहुत कॉमन है चेस्ट का फैट, जिसको हम गायनेकोमेसिया भी बोलते हैं। वो जिम जा रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज कर लिया लेकिन वो मेल बूब्स जिसको एग्जैक्टली बोलते हैं। परफेक्ट, हाँ जी। दूसरा मेल्स के अंदर बहुत कॉमन है हेयर लॉस जो हो रहा है, तो हेयर ट्रांसप्लांट तो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। मैं तो बहुत परेशान रहा हूँ, ठीक है, या ओके। सो दीज आर द सेगमेंट ऑफ सर्जरी। बाकी नोज की सर्जरी बहुत कॉमनली होती है, राइनोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, हाँ जी। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सर्जरीज दैट वी डू। ओके, सो मैक्सिमम किस तरह, मतलब क्या डिमांड है कि आज की तारीख में अगर 10 लोग आते हैं तो मेजरली क्या लोग ढूंढ रहे होते हैं आपके पास? सो मेजरली जो हमारे पास लोग आते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ स्टक समवेयर बिकॉज ऑफ बॉडी फैट, राइट। तो बॉडी फैट का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार पेशेंट्स का जैसे आते हैं कि टमी में फैट है। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे पास एक 35-year-old मेल है, हार्ड वर्किंग, पूरा ऐसा नहीं कि डाइट और एक्सरसाइज के ध्यान रहे, लेकिन वो अपने लव हैंडल से बहुत परेशान थे। अच्छा। जो साइड में फैट होता है, टमी के साइड में फैट होता है, वो जब भी शर्ट टक करते थे वो कहते कि अलग से बल्जेस दिखते हैं, देन आई कांट वेयर द क्लोथ दैट आई लाइक। एंड बहुत ही सक्सेसफुल उस तरीके से एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें जाना का भी अच्छा लगता है पार्टीज और बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल। तो देन वी डिड लाइपोसक्शन फॉर हिम एंड डे केयर, मतलब कि आप सुबह आए शाम को चले गए एंड आपके लव हैंडल्स की हमने सर्जरी कर दी। उसके बाद वो प्रॉपर शेप में आ गए। फिर उसके बाद डाइट एंड एक्सरसाइज उन्होंने फॉलो करा, रिजल्ट्स आ गए उनके। तो ये लाइपोसक्शन क्या प्रोसीजर होता है, मतलब व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू इन दैट? लाइपोसक्शन आशीष जी आप ये समझ लीजिए जैसे कि एक स्कल्प्टर होता है, तराशता है वो, राइट। तो मूर्तिकार वो जो होता है उसको तराशता है, तो लाइपोसक्शन भी उसी टाइप का है। अच्छा। ये हाँ तराशना, ये लाइपोसक्शन में हम कहते हैं कि हम चर्बी निकाल रहे हैं, okay. लेकिन आइडियली लाइपो कंटूरिंग कि हम शेप बना रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका बॉडी का कोई हिस्सा है जहाँ पे फैट जमा पड़ा है, उसको मैं निकाल सकता हूँ। अब इसको निकालने का तरीका होता है बिल्कुल जैसे लैप्रोस्कोपिक दूरबीन के होता है वैसे, जितना कट आता है और उसके थ्रू अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, फैट मेल्ट करके हम फैट निकाल लेते हैं। मेल्ट करके हाँ, लेज़र के थ्रू टेक्नोलॉजी से, और फिर हम फैट को निकाल लेते हैं एंड वो कट भी नहीं आता, कोई स्टिच भी नहीं इन्वॉल्व होते, और आपका जहाँ पे भी स्टबन फैट होता है जो नहीं जा रहा होता है वो निकल जाता है। इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ जो ये आपने कॉन्टोरिंग बोला, एक एब्स कॉन्टोरिंग भी आ रहा है। आई सी लॉट ऑफ लाइक सेलिब्रिटीज फ्लॉन्टिंग देयर एब्स, राइट, और बिल्कुल ही 6 पैक एब अच्छे दिखते हैं।
स्पेसिफिकली फीमेल एक्ट्रेसेस, इन्फ्लुएंसर्स, और लेकिन उनके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को देख के लगता नहीं है कि ये फैट परसेंटेज इतना कम है, क्योंकि टू बी एबल टू सी एब्स फीमेल हैज़ टू हैव आई थिंक अराउंड 14-15% फैट, है ना, 12-13 राइट। और उसमें अगर आप लेकिन ओवरऑल बॉडी जो आपका है वो देख के लग नहीं रहा कि आपका इतना परसेंटेज, कम परसेंटेज फैट है, और स्टिल यू हैव विजिबल एब्स। तो वो चीज़ आप लोग करते हो क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एक तरीके से हम दोनों ही हेल्थ इंडस्ट्री के हैं, तो वो आइडिया आपको है कि जो इसको टमी फैट को देख के, जो इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जी, जो आप पिंचेबल फैट बॉडी के होते हैं, तो उस परसेंटेज वो देखना ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि किसी, अगर सपोज करिए थोड़ा इंसान का वेट ज़्यादा है या चर्बी बहुत ज़्यादा है, जो विस्ट्रल फैट बोलते हैं, टमी के अंदर का फैट बोलते हैं, जो कि खाने पीने से वो बढ़ता है, अगर वो ज़्यादा है, मैं उसके अंदर अगर लाइपोसक्शन कर दूँ, 6 पैक ऐप बना दूँ, तो वो अननेचुरल दिखेगी। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आप किसको तराश रहे हो। आर्टिस्ट वही अच्छा है, स्कल्प्टर वही, मूर्तिकार वही अच्छा है, उसको पता हो कि भाई अगर आपका एक पर्टिकुलर BMI में है, जैसे कि आपका बॉडी वेट जो BMI कैलकुलेट करते हैं 25 से 30 के बीच में है, राइट, जिसमें आपको हम कॉन्टूर कर सकते हैं, उसके लिए लाइपोसक्शन, वो जो हाई डेफिनेशन आप बोल रहे हैं जिसमें 6 पैक एप्स बना सकते हैं, वो बेटर है। अगर किसी का वैसे ज़्यादा है तो फिर तो आर्टिफिशियल ही लगेगा, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो वो ओवरऑल ही एक लगना चाहिए कि आपके बॉडी का हिस्सा है। हाँ जी, बिल्कुल। सो सर, एक और सर्जरी है जो वेट लॉस के रिलेटेड, एक तो लाइपोसक्शन, मतलब दूसरा बेरियाट्रिक सर्जरी। सो हाउ आर दे डिफरेंट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो फॉर ओवरवेट पीपल एंड जो परेशान है वेट से और नेचुरली या डाइट एक्सरसाइज से नहीं कर पाते, वो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी भी कराते हैं, तो हाउ आर दे डिफरेंट? ओके, सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमारे पास भी आते हैं कि हमारी लाइपोसक्शन कर दो, हमें वेट कम करना है। सो मेरा सिंपल सा होता है, बेरियाट्रिक सेव्स लाइफ्स, यानी कि अगर हम मॉर्बिडली ओबीज हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका वजन है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, आपको BP की है, बाकी सब भी बीमारी है, और आप ऑब्वियसली जब इतना वेट है तो आप एक्सरसाइज डाइट नहीं कर सकते, देन बेरियाट्रिक इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। वो जनरली आपका 35 से अबव BMI जो होता है, तो आप उसमें प्रेफर करते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी हो, क्योंकि लाइपोसक्शन जो आपका है, अगेन जो चर्बी पिंचेबल फैट जिसको हम बोलते हैं, सबक्यूटेनियस फैट, वो निकाल रही है। हाँ, लाइपोसक्शन कैन रिफाइन योर बेसिकली शेप, लेकिन वो वेट लॉस सर्जरी नहीं है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ वेट लॉस सर्जरी। और उसमें क्या होता है? बेरियाट्रिक सर्जरी थोड़ी इन्वेजिव हो जाती है। इन्वेजिव का मतलब कि आपके स्टमक का साइज बेसिकली ऑल्टर किया जाता है। अच्छा। तो वो रिंग के थ्रू, देयर आर मेनी मेथड्स टू डू दैट, कि रिंग के थ्रू डाले जाते हैं स्टमक का साइज छोटा करने। आजकल एक नया जो ड्रग भी आ गया है, ओजेम्पिक, जो बेरियाट्रिक का ही एक वो कह सकते हैं उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस कि जब हर एक के लिए नहीं है बेरियाट्रिक सर्जरी, बट इसी तरीके से लाइपोसक्शन भी हर एक के लिए नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो बेरियाट्रिक में वी shorten the size of their stomach, so that they eat less and then eventually they lose weight, right? Liposuction है जहाँ पे हम आप किसी पर्टिकुलर जगह का फैट निकाल रहे हैं, सक करके निकाल रहे हैं, राइट। और उसी में ओजेम्पिक आता है, वेयर यू आर नॉट ऑल्टरिंग द स्टमक साइज, बट यू टेकिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ताकि आपकी उस पे भूख कम लगती है। So these are the three mechanisms to basically हैं। जी बिल्कुल। Now coming to the other popular things जो कि हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट, ये सब क्या स्पेक्ट्रम है और कौन कराता है, क्या कॉस्टिंग है, क्या इसमें थोड़ा एजुकेट करो प्लीज़। सो बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट सुनते ही आधी जनता के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ। वो सभी हैरान होते हैं, अरे कुछ तो होने वाला है, ये तो खतरनाक है, ये बहुत कुछ है जी। हम जब भी सुनते हैं तो बोटॉक्स के नाम पे ये क्या करवा लिया ये। तो पहली बात तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द ट्रेन्ड प्रोफेशनल इज़ देयर, दीज आर वेरी कॉमनली डन प्रोसीजर्स। एंड इन फैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ हिस्ट्री की तरफ, बोटॉक्स हमारा किसने डिस्कवर करा था? वो एक आई स्पेशलिस्ट ने करा था। अच्छा। हाँ। सो
ब्लेफरोस्पाज्म करके एक प्रॉब्लम आती है जिसमें आई की स्पैज्म हो जाता है आई की मसल्स का, तो उसको रिलीव करने के लिए, क्योंकि बोटॉक्स है न्यूरोटॉक्सिन, सिर्फ टॉक्सिन वर्ड नहीं सुनिए, टॉक्सिन का टॉक्सिन बहुत सुनने में आता है। टॉक्सिन के लगता है टॉक्सिक, ये तो मेरे को नुकसान पहुंचा देगा। वो मसल को कम डोज में, जो बहुत ही मिनिमल डोज में, वो मसल का एक्शन कम करता है। तो स्पैज्म का मतलब मसल जकड़ गई है, तो वो उसको जकड़न को कम करता है। जैसे आप दवाई लेते हैं मसल रिलैक्सेंट, वो वही है, एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट ही है। बोटॉक्स हमारे रिंकल्स के लिए वैसे ही डिस्कवर हुआ था कि आई कंडीशन के लिए आए थे, तो उसका इफेक्ट देखा गया कि भाई ये तो फाइन लाइन स्ट्रीक कर रहा है, तो इसलिए रिंकल्स में फिर यूज़ करा, तो रिंकल्स में उसका इफेक्ट आया, तो फिर FDA जो यूएस की अथॉरिटी, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। एंड नाउ बोटॉक्स इज द नंबर 1 प्रोसीजर इन द वर्ल्ड, एस्थेटिक जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर बोलेंगे, नॉन सर्जिकल। इंटरेस्टिंग। जैसे बिकॉज हम वेट लॉस के फील्ड में हैं, तो जो ओजेम्पिक था दैट वाज फॉर डायबिटिक्स, एंड देन इवेंचुअली वी यू नो इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ वेट लॉस ट्रीटमेंट। सिमिलरली आप बोल रहे हो कि वो आया आइज के उसके लिए था, एंड नाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर स्किन। इंटरेस्टिंग। तो ये होता क्या है, ये बोटॉक्स में क्या डलता है, मतलब क्या चीज़ होती है जो उसको वो ठीक कर रही है या फाइन लाइन को हटा रही है? सो बोटॉक्स अगर देखा जाए, वर्ड आया है बोटुलिनम टॉक्सिन। ओके। तो एक बैक्टीरिया जो होता है उसका टॉक्सिन ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन होते हैं, वो निकालते हैं। अच्छा। तो ये मसल को पैरालाइज करता है। अब ये शब्द सुन के आपको टॉक्सिन, मसल पैरालाइज, आप दूर से डरा रहे हो। डरा दिया मैंने, है ना। सो अब डर को पहली बात तो एड्रेस करना जरूरी है जी, फियर है क्यों, साइंस से, साइंस क्या है उसके बारे में। नाउ द साइंस सेज कि जो इसकी पहली बात तो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ही मिनिमल डोज में हम देते हैं, राइट। अब ये जो हमारी लाइंस बनती हैं, जो हम जिनको रिंकल्स बोलते हैं, जब हम यूं करके देखें या गुस्से में रहते हैं, और चीज़ लोग को कंप्लेंट आती है, मेरे साथ वाले बोल रहे हैं सारा टाइम गुस्से में रहता है, भाई मैं नहीं हूँ गुस्से में, आई एम हैप्पी, लेकिन भाई रिंकल्स दिख रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर वी इंजेक्ट बोटॉक्स, नॉट फॉर द फ्रोजन फेस, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट इट बेसिकली जो रिंकल्स होते हैं, जो मसल्स बना रही होते हैं, उसका एक्शन थोड़ा कम कर देता है, और रिवर्सिबल है ये चीज़। बोटॉक्स रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से क्या मतलब? मतलब कि आपका जो इफेक्ट निकलवा सकते हैं, मतलब 3 से 6 महीने में आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा अगर आप दोबारा नहीं करवा रहे तो। अच्छा। तो ऐसा नहीं so है कि इट हैज़ टू बी रेगुलरली डन। एग्जैक्टली 6 मंथ्स जनरली के आसपास है, 6 मंथ्स के आसपास में यू हैव टू गेट द डोज डन अगेन, एंड इफ डन इन अ सटल मैनर। तो मेन चीज़ यही आती है हमारे क्लाइंट से कि भाई ग्लो लग रहा है, कुछ करवाया नहीं है, ये फेशियल करवाया है। अच्छा। सो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, ठीक है। सो ये है बोटॉक्स। बोटॉक्स, हाँ जी। एंड देन द अदर थिंग विच वी हियर इज फिलर्स। व्हाट, वो क्या है? सो बोटॉक्स अगर हम देखें तो बोटॉक्स काम कर रहा है आपके आउटसाइड में जो रिंकल्स, अच्छा, रिंकल लाइन पे काम हो रहा है, यहाँ पे जो हाँ, ये जो पढ़ रहे हैं, या फिर क्रोस फीट बोलते हैं, चाहे फिर आपकी यहाँ पे जो मिडिल में पढ़ रहे हैं, तो इस पे काम कर रहे हैं। फिलर्स हमारा मेन काम करते हैं, जैसे नाम सजेस्ट करता है, जहाँ पे खाली जगह हो गई हो। ओके। जैसे हम एज करते हैं, हमारा फैट कम हो जाता है यहाँ के थ्रू, या फिर ये थोड़ा बहुत साइड्स में कम हो जाता है, प्लस टेम्पल रीजन में कम हो जाता है। तो इन रीजन के अंदर हम अंडर आइज और चीक रीजन के अंदर हम फिलर्स लगवा सकते हैं to even out the look. Yeah. So basically these are all anti-aging procedures to reverse the cycle. अगर आपका जो 5-10 साल आगे चले गए हैं उसको वापस लाने के लिए, right? Now what happens is these are again कोलेजन जो आपका बॉडी में होता है उसी के बेसिस पे ही बने होते हैं। हाइलोनिक एसिड बोलते हैं, जो कोलेजन बॉडी का स्किन का मॉलिक्यूल, हाइलोनिक एसिड जो होता है उसी आपका कोलेजन स्किन का ही बना होता है वो सारा। अच्छा। तो वही मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। तो जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो हाइड्रेट करते हैं और वो वॉल्यूमाइज यानी कि हो जाते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल। ये तो इंजेक्शन से आप चाहें तो अगले दिन ही रिवर्स कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब you can take it out? यू कैन बेसिकली डिसॉल्व इट। अगर मैंने आपको आज फिलर्स लगाया है और आपने कहा कि डॉक्टर अनमोल ठीक नहीं लग रहा मुझे, अच्छा, तो थोड़ी देर बाद ये लगा सकते हैं हम आपको। एक इंजेक्शन आता है तो उसको एंजाइम होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, तो वो इफेक्ट भी रिवर्सिबल है। एंड दीज लास्ट फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द फिलर्स कहाँ पे लग रहा है कितना है, तो इट कैन लास्ट अप टू 1 ईयर से लेकर 15 मंथ्स 18 मंथ्स तक भी लास्ट करते हैं फिलर्स। एंड यू अगेन नीड टू डू इट। यू अगेन नीड टू डू इट, राइट। सो अगेन दिस इज टू फिल द वॉल्यूम। जैसे बोटॉक्स काम करता है आपकी स्किन के झुर्रियों पे, रिंकल्स पे, ये करता है जो आपके
फिलर्स करता है टू फिल द गैप, चाहे अंडर आइज हो गए, चीक रीजन में हो गया, चाहे छोटा चिन है उस वजह से हो गया, उसको फिल करने के लिए, या यहाँ पे टेम्पल हॉलोइंग होगी, सो फिलर्स आर यूज फॉर दैट. The other thing I think you mentioned facelift. हाँ. So this also I would like to mention. So पहले जो हमने दो बात करी वो होते हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर. अच्छा. तो ये तो आप आए कि जैसे कि इसको हम लंच टाइम प्रोसीजर बोलते हैं, हमारी जो आप कह दीजिए स्लैंग है. अच्छा. कि आप लोग लंच में करते हो ये? आपके लंच में करते हैं. अच्छा, हमारे लंच आपके लंच टाइम में करते हैं. तो बेसिकली आप आए क्योंकि 20 मिनट्स 30 मिनट्स के ही प्रोसीजर है, एंड यू गो बैक एंड यू कैन कैरी ऑन विद योर नॉर्मल वर्क ऑल्सो. तो एज सच कोई डाउन टाइम नहीं है. तो आधे घंटे में ये बोटॉक्स फिलर्स कराए और यू कैन गो बैक टू योर डेस्क एंड डू योर वर्क. और जो पड़ोसी है उसको नहीं पता चलेगा? पड़ोसी को आजकल ऐसा आ गया, अगर आप देखो कुछ स्पेशली अगर जैसे मैंने बताया फ्रोजन फेस और वो बिल्कुल भरवा के आ गया, फिर तो डेफिनेटली पड़ोसी क्या आपको खुद को भी लगेगा. सो यू हैव टू डू इट इन अ नेचुरल वे एंड डू इट सटल वे, राइट. तो आजकल जो जितने भी हमारे आ रहे हैं, आपने ऐसे ही बताया तो मेरे ही एक क्लाइंट थे, तो उन्होंने बेसिकली ही इज़ एन आर्किटेक्ट, ही इज़ बेसिकली उनका ये था कि मुझे अगले दिन पार्टी में जाना है, एंड ही केम इन द इवनिंग. अच्छा, नेक्स्ट डे पार्टी है. तो बोटॉक्स का इफेक्ट आने में तो वैसे 3 days लगते हैं. अच्छा. तो वी वांटेड फिलर्स जस्ट टू, वी इंजेक्टेड जस्ट 1 ml. बिल्कुल कम ही इंजेक्ट करा उनको. अंडर आइज में वो चाहिए था कि भाई थोड़ी सी डार्कनेस और वो सारे हॉलोनेस थोड़ी कम दिखे. कुछ नहीं बदला, आराम से अपना पार्टी में हो गए. और कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि क्या बात है, रिफ्रेश लग रहे हो, क्या कुछ स्पेशल फेशियल करवा के हो. तो प्लास्टिक सर्जन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि अगर उनके क्लाइंट और पेशेंट बोल दें कि यू नो कोई हमें ये सुनने को मिला, हमें फेशियल करवाया, मैं कहा हाँ ठीक काम किया, यानी कि दैट इज द थिंग. So that is lunch time procedure. लंच टाइम प्रोसीजर. तो उसमें पेन वगैरह नहीं होता? नहीं, दोनों में, ना बोटॉक्स में ना फिलर्स में? उससे पहले हम एक दवाई लगा देते हैं, क्रीम होती है, दैट नम्स दैट एरिया, राइट. उसमें उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होता, कोई पता भी नहीं चलता, आप अपना नॉर्मल काम पे जा सकते हैं. Okay. Now coming back to the facelift part, what is that? So facelift, as the name suggests, कि फेस को आप लिफ्ट कर रहे हो, राइट. जैसे एज के साथ साथ हमारी स्किन भी सैग करती है. मेरे साथ है प्रॉब्लम, मैं आऊँगा आपके पास. बिल्कुल, मोस्ट वेलकम. सो फेस की स्किन सैग करती है, प्लस मसल्स भी ढीली हो जाती हैं जी. तो और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. वॉल्यूम लॉस जिसको हम बोलते हैं कि वॉल्यूम भी कम हो गई. वेट लॉस की वजह से भी हो जाता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अगर आपका अब जैसे कि ओजेम्पिक फेसेस की ही बात करूं मैं, इट्स वेरी कॉमन. अब आप लोग सारे टीवी देखने वाले हो तो ओजेम्पिक फेसेस आप पकड़ लेते हो कि भाई ये वेट लॉस है. स्पेसिफिकली वो करण जौहर का तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो लोग बहुत दिखाते हैं कि हाँ, मैं कमेंट तो नहीं करूँ, बट हाँ ओजेम्पिक फेसेस हो सकते हैं काफ़ी लोगों के. तो सेलिब्रिटीज़ बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि उनको दिखना है. लेकिन येस, जो हॉलोनेस हो जाती है, स्किन लटक जाती है, एक लिमिट के बाद नॉन सर्जिकल यानी कि बोटॉक्स फिलर्स काम नहीं करते. बिकॉज द प्रॉब्लम इज डीपर डाउन, कि मसल भी सैग कर गई है. तो जब तक मैं उसको नहीं एड्रेस करूंगा तो देन आपका हो नहीं पाएगा. तो इसके लिए हम एक सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं फेस लिफ्ट. नाउ फेस लिफ्ट सर्जरी इज स्लाइटली बिगर सर्जरी. बिगर है तो उसके रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट 10-15 साल. हाँ, अगर आपने अच्छे से करवाया फेस लिफ्ट तो 10-15 साल आपके रिजल्ट्स पूरे मेंटेन रहते हैं. एंड इट गिव्स बैक दैट, ये जो जाउल्स आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि स्किन यहाँ पे लटक गई है, या फिर ये स्माइल लाइंस जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं. हाँ, जो मेरे हैं, आप मतलब मेरा एग्जांपल लेके बता सकते हो तो कि यू कैन रीड माय फेस एंड टेल. ये प्लास्टिक सर्जन्स की बहुत बुरी आदत होती है, मैं सेस कर चुका हूँ पहले ही. तो बट बेसिकली दिस इज टू लिफ्ट द स्किन. अच्छा. एंड द रिजल्ट्स ऑल्सो आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. और ये कितनी देर का प्रोसीजर है? ये देखिए हॉस्पिटल में होता है, एंड बेसिकली इसमें 3 घंटे लगते हैं प्रोसीजर को सर्जरी में करने में. एंड उसके बाद हॉस्पिटल स्टे भी होता है 1-1.5 दिन का. अच्छा. एंड नॉर्मल सोशलाइजिंग आते आते आपको 2-3 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि स्वेलिंग होती है एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मोस्ट ऑफ द जो हमारे पेशेंट्स होते हैं फेस लिफ्ट वाले, दे आर रेडी फॉर इट, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी ट्रैवल कर चुके होते हैं. दे आर प्रीटी श्योर कि ये नहीं जाने वाला, स्किन लटक चुकी है. दे मेड द डिसीजन. एग्जैक्टली. सो स्किन लटक चुकी है. सो बाय मतलब 1 महीने में यू कैन बी आउट एंड पीपल वुड सी कि यू लुकिंग गुड, बट दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज कि कुछ करवाया है. एम आई राइट इन सेइंग दैट?
यू आर राइट इन सेइंग दैट विद द कैविएट कि कैसे करवाया है, ढंग से किसने करवाया है, और आपसे कराया है किसने एज गुड एज यू। as but yeah, so trained professionals for that जी। in that matter, yeah. सो और डॉक्टर क्या क्या मतलब कॉस्टिंग है इन चीज़ों की, स्टार्टिंग फ्रॉम बोटॉक्स और जो फिलर्स जो आपने बताए कि क्या रेंजेस है, सो दैट somebody who's watching that and maybe considering any of these, देखो I am taking this podcast as something where you know a new person who is watching this और वो अगर उसको लगे कि यार हाँ ये बात जो है शायद मेरे पे अप्लाई हो रही है ना, जो भी देख रहा है अगर वो कंसिडर करना चाहे एनी ऑफ दिस प्रोसीजर्स, एनी ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स, तो क्या प्राइस रेंज है सो दैट वो उनके बजट में भी आना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। सो बजट से वही बात है कि कॉस्मेटिक सर्जरी जनरली जब हम सोचते थे कि कि सेलिब्रिटी ही करवाते होंगे, बहुत पैसा है जिसके पास वही करवा, लेकिन आशीष जी, आई एम टेलिंग यू, मैनी ऑफ माई पेशेंट्स आर टीचर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, राइट, जो नॉर्मल मेरी तरह ही नॉर्मल हैं इधर, ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ वो नहीं हैं। तो ना बट यू आर अ सेलिब्रिटी डॉक्टर। हाँ, मतलब कि वो तो मानने वाली बात। तो मैं ये पूछूं आपसे कि 10 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सेलिब्रिटी हैं या फिर मतलब जैसे मूवीज़ या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर्स टाइप के जो बहुत फेमस हो गए हैं, इस टाइप के लोग हैं, या मतलब कितने परसेंटेज हैं? मेरा जो मानना है, आई थिंक मतलब जो मेरी परसेप्शन है, आई think 70-80% people would be those who are in some kind of media, that can be social media or movies or maybe serials or something. Am I right in saying that? You will be astonished to say that the ratio is 50-50. 50-50? 50-50. मतलब 50% वो लोग हैं जो कि नॉर्मल, अच्छा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कि अपना काम पे जा रहे हैं, they want to feel good about them. वो रील भी नहीं बना रहे हैं कोई? वो रील भी नहीं बना रहे क्या हैं, बात ठीक है, कर वो लेकिन वो रील्स बनाने वालों को हायर कर रहे हैं बट उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के इंजीनियर्स बना रहे हैं, फ्यूचर के डॉक्टर्स बना रहे हैं, अच्छा, एंड डिफरेंट होम मेकर्स हैं, समझ देयर आर गया। लॉट ऑफ होम मेकर्स दैट आर डूइंग दैट, नॉट इन जनरल की कोई प्रोफेशन में है। सो द थिंग इज कि एज सच अब ब्यूटी अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो लिपस्टिक की सेल सबसे ज़्यादा कोविड के टाइम में ही हुई थी, अगर आप देखेंगे। ऐसा क्यों, क्या क्या रीज़न है इसका? मतलब थोड़ा एवरीबॉडी वांट्स टू फील गुड, जबकि मास्क भी लगा रखे हैं, अगर आप एक उठा के देखेंगे इस फील्ड की, लिपस्टिक की सेल सबसे ज़्यादा कोविड टाइम में हुई। मे बी कोविड टाइम में वी हैड मोस्ट ऑफ द मी टाइम, ज़्यादा टाइम मिला हमारे खुद के लिए। हाँ, तो कोविड के बाद से स्पेशली पीपल, बात ये थी कहने की कि कोविड के बाद से स्पेशली व्हाट वी हैव सीन इज द राइज इन द कॉस्मेटिक सर्जरी। नाउ पीपल आर रेडी टू स्पेंड on what makes them feel good about themselves, on what makes them feel confident about them. So irrespective of their work and profession. Exactly. So अब वो चीज़ है कि जैसे बोटॉक्स भी हो गया, फिलर्स भी हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। द प्राइस रेंज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इज इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000, राइट, जो बोटॉक्स हैं, जो जितनी डोज में रिक्वायर्ड है, फिर इट कैन रेंज, तो फिर देयर इज अ उस तरीके से आपके हिसाब से होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 10,000। स्टार्ट फ्रॉम 10,000 जो बोटॉक्स के जितने अगर थोड़ी बहुत यूनिट लगवानी है तो 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं। फिलर्स भी आपके 20-25,000 से शुरू हो सकते हैं उस तरीके से। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ओवरडू ना करिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपके लिसनर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर पहली बार जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको कि कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा सा ये भी लग रहा है, थोड़ा सा ये भी लग रहा है, ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, एक ही इलाज है उसका, उठ के भाग आइए वहाँ से। सो बी वेरी श्योर, राइट, ये जो फील्ड है, इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। दीज फिलर्स, बोटॉक्स, नॉट एवरीबडी इज ट्रेंड, ट्रेंड में है, ट्रेंड नहीं है। योर बॉडी इज नॉट फॉर डिस्काउंट। सो डू होमवर्क, डिलिजेंस, एंड जो एक्सपर्ट है उसी से करवाइए। बिल्कुल, ठीक है। सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 और फिलर्स वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20-25,000। एंड व्हाट अबाउट फेस लिफ्ट? आपने बताया थोड़ा वो ज़्यादा मेजर चीज़ होती है। सो फेस लिफ्ट भी देखिए डिपेंड करता है सर्जन के ऊपर कि उसकी ट्रेनिंग कितनी है, ठीक है, कहाँ से ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड है। दूसरी चीज़ है आप कौन से सेटअप में करवा रहे हो। अगर प्रॉपर हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप में करवा रहे हो जहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाए,
और सभी पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आई कंसिडर यू वंस इन अ बिलियन पेशेंट। अच्छा। अगर कुछ हो भी जाए तो मेरे पास बैकअप है, आईसीयू, नॉट टू स्केयर यू बट दिस इज समथिंग कि भाई पीस ऑफ माइंड व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑल्सो। अगर मुझे अपने रिश्तेदार को ऑपरेट करना हो, अपने फैमिली मेम्बर को, तो आई वुड सी दैट कि भाई सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट? सो देर आर मेनी फैक्टर्स दैट वी इंश्योर while giving a certain pricing to a facelift patient. Again, obviously the extent of facelift, कि यंग है, फेस कितनी उसमें झुर्रियाँ कितनी ज़्यादा हैं, कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन थिएटर में, इट कैन स्टार्ट समवेयर अराउंड 1.5 to 2 lakhs and then अच्छा। depending on the surgeon expertise it can go anywhere. So still it is reasonable for a lot of people, specifically जो मेट्रोज में लोग रह रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब 10-15-20 लाख की चीज़ है कि वो सिर्फ स्टार्स ही करा पाएँ। आई थिंक इट इज़ स्टिल अंडर द बजट फॉर लॉट ऑफ पीपल इन मेट्रोज। So that is what Ashish ji, what we are experiencing. India is slowly becoming the hub, जो मुझे लग रहा है मेडिकल टूरिज्म इसलिए चल रहा है कि बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग a very sort of a competitive, I would say that, pricing also, which takes care of your safety, your results, your post-surgery care also, and ensures a seamless experience. नहीं, मैं आपके पेज पे देख रहा था लॉट ऑफ बाहर के थे। सो डू यू सी लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड? Yeah, we get a lot of patients from outside in the sense every part of the world, be it UK, Australia, Middle East, Africa. अच्छा। Also, so हर जगह की सर्जिकल प्रोफाइल अलग अलग होता रहता है, एथनिसिटी के हिसाब से उनको क्या चाहिए। जैसे कि कॉकेशियन पॉपुलेशन, उनमें फेस लिफ्ट बहुत कॉमन करते हैं हम। अच्छा। जैसे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। लाइपोसक्शन जैसे प्रोसीजर्स अफ्रीका वाली पॉपुलेशन बहुत कॉमन है। मिडिल ईस्ट में भी होगा मिडिल ईस्ट में भी लाइपोसक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। सो we get patients from all around the world simply because of the fact that medical care now in India is one of the best. And जो personal experience जो doctors का या staff का भी हो गया, they are involved in each and every steps. So एक patient को वो लगता है कि एक hand holding हो रही है, that is very important for patients also. And I think around 1/5, 1/10 of the cost. Absolutely. I would say that कुछ देश में तो अगर हम कंपेयर करें 1/10 of the cost. डॉक्टर, एक आपने ICU का वर्ड का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितनी सेफ हैं ये चीज़ें। काफ़ी जगह, मतलब क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे माय हेल्थ बडी का यही काम है। सो स्क्रॉल करते हुए काफ़ी टाइम देखने को मिलता है कि वो किसी हीरोइन का फेस दिखाएंगे, देखो इसकी स्माइल फ्रोजन हो गई है, या इसका फेस ऐसे हो गया, पहले ये ऐसी हंसती थी, देखो अभी हंस नहीं पा रही है ऐसे। सो डू यू कितना ट्रुथ है उसमें, या कुछ गड़बड़ हुआ है उस सर्जरी में या उस ट्रीटमेंट में, या इट इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट? हाउ डू यू आंसर दैट? सो देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, ठीक है, किसी फील्ड में होती है, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई से दैट इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एक सिंपल सा मैं एग्जांपल सभी पेशेंट्स को भी देता हूँ कि आप जब भी गाड़ी खरीदते हैं, आप पॉइंट ए से बी जा रहे हैं, तो गाड़ी के क्रैश होने के चांसेस भी उतनी ही हैं जितना प्लेन क्रैश के नहीं, जितने गाड़ी आपकी ठुक जाएगी उससे ज़्यादा चांसेस हैं, राइट? बट यू इंश्योर सर्टेन थिंग्स कि आप 5 स्टार NCAP रेटिंग देखोगे कि मेरी गाड़ी है, मेरे लव्ड वंस के साथ है, आप इंश्योर करोगे उसके अंदर आपने एयर बैग्स हैं, 6 एयर बैग्स, 8 एयर बैग्स हैं, आप इंश्योर करोगे मैं सीट बेल्ट पहनूं, जी बिल्कुल, आप इंश्योर करेंगे कि भाई 60 की स्पीड से ज़्यादा ना चलाऊं, एंड आई फॉलो दोज थिंग्स। Similarly, and I am not drunk and driving. Exactly. आपका ड्राइवर सेफ है। Exactly. So similarly, कोई भी सर्जरी, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ब्रांच है वो थोड़ी ग्लैमरस तरीके से आ जाती है, क्योंकि अंडर द स्पॉटलाइट रहती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और उस वजह से। बट किसी भी सर्जरी से पहले ये इंश्योर करा ही जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस को मिटिगेट, यानी कि कम से कम कैसे करें। इसीलिए अच्छे सेटअप, अच्छे सर्जन, पेशेंट सिलेक्शन कि आपके लिए सर्जरी सही है या नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर कोई सर्जरी आपके लिए नहीं है तो नहीं करवाइए, राइट? वो लेकिन आपको एक्सपीरियंस से पता लगता है, आपका खुद वो देखना पड़ता है कि भाई ये फ्रोज़न उसको लुक तो नहीं दे देगा क्या, फिर कुछ केसेस में और कोई
कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिक्रीज और मिटिगेट, यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं रिस्क, बट ऑब्वियसली किसी भी ब्रांच में वो रिस्क तो है ही, डिनाइबल नहीं है वो चीज़। बट कितने परसेंट केसेस में होता है ऐसा? आई थिंक लेस देन 1%। लेस देन 1%? अगर तो आपके which अच्छे means रिलेटिवली सेफ, फिर तो सेफ ही है। सेफ ही है उस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोसीजर्स जो रेगुलरली होते हैं, जो हाईली बेसिकली वो होते हैं कि पेशेंट के हिसाब से, अगर नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखो लेस देन 1% के आसपास ही है, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। तो डॉक्टर कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई प्रोसीजर कराया, मे बी आपसे कराया या कहीं और से कराया, एंड दे डू नॉट फील गुड अबाउट इट लेटर, तो देन दे कम टू एंड से कि सर इसको तो वापस कर दो, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। ओके। सो ह्यूमन माइंड है, अच्छा। इट्स नॉट जस्ट कि कि मेरे को अच्छा लग रहा है वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर आपको गुस्सा आता है कि पहले क्यों आया था? मेरा भी ह्यूमन इमोशंस है कि you wanted that and now you are saying that, but now what we realize is कि we are trying to understand before the surgery also कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, सर्जरी की इंटेंशन क्या है। अगर अब सिंपल सी बात है कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 19 साल का लड़का है, उसकी चेस्ट में फैट है, ठीक है। अच्छा। वो अभी आए थे, मदर के साथ आए, 4-5 साल से अपना उसका ग्रेड्स कम जा रहे हैं, वो सारे कम जा रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ सैड दैट वे। एक्सप्लोर करा तो पता लगा कि कि चेस्ट फैट की वजह से एंड ऑल दोज थिंग्स। देन एक सिंपल जिसको गायनेकोमेजिया बोलते हैं, हाँ जी, तो वो हमने सर्जरी मेल करी, मेल बूब्स Okay. जिसको बोलते हैं, तो उसकी सर्जरी करी एंड ही वाज कॉन्फिडेंट, राइट, इट गेट बैक, ही वाज एबल टू गेट बैक टू हिज नॉर्मल, कॉन्फिडेंस से मिलने आया, एंड कि पेशेंट गए। कई बार क्या होता है कि सो इन सच अ केस इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर कि उसका कितना फ़ायदा है उस चीज़ का। मे बी दैट पर्सन वॉज बीइंग बुलीड इन, और होता है, मतलब इफ़ आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, तो हमने भी मजाक उड़ाया होगा ऐसे अपने क्लासमेट्स का, और शायद मेरा भी उड़ाया होगा, एंड मेरे भी गाल मोटे मोटे होते थे, तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे। सो स्कूल में बुलिंग इज अ डिफिकल्ट थिंग, and if we can take them out of that mental zone through your procedure, then why not? Then again, knowing the intentions is very important. अब एक फीमेल हमारे पास आई कि डॉक मुझे अपनी नाक की शेप ये पसंद नहीं है, अच्छा, तो आप इसको ठीक कर दीजिए। बस शेप पसंद नहीं है, शेप पसंद नहीं, ठीक है, तो हमने उसको पसंद नहीं आया, उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं है। हाँ, अब यही बात थी। सो अल्टीमेटली पता हमने पूछा पहली बात तो चलो ठीक है ये शेप है, हमें भी लगा कि ठीक है, ऐसी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम नो रेट भी हमारा हाई है कि नहीं ज़रूरत, हम बता देते हैं कि नो रेट मीन्स वेयर यू से नो, वेयर आई से नो, Okay. राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे या फिर कोई और इतने एविडेंट नहीं है चेंजेस, तो वी से नो कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। नाउ द मोटिव बिहाइंड गेटिंग अ प्रोसीजर डन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शी वांटेड कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका ये परसेप्शन था कि उससे शादी कर लेगा अगर उसकी नाक की शेप ठीक हो जाए। वो शादी के लिए इसलिए हाँ नहीं बोल रहा कि वो उसकी नाक की शेप खराब है उसके हिसाब से। क्रेजी, ओके। लेकिन अगर उसकी सर्जरी कर भी दो, पेशेंट की शादी सक्सेस और उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फिर Exactly. कान पे भी बोल सकता कि हाँ, कान अब कान ठीक नहीं लग रहे। So I cannot change what you see, perceive yourself. मेरा सिंपल सी एक लाइन है, रिफाइन योर रिफ्लेक्शन, इट्स ऑलवेज योर, राइट। मैं आपको आउटर और इनर को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर इनर में बहुत ही आउटर से डिस्पैरिटी है, देन थोड़ा सा हम कूलिंग ऑफ पीरियड लेते हैं। वी एडवाइस कि जिसको हम कई बार बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं, कि बॉडी के फीचर्स जो मैं फील कर रहा हूँ वो रियलिटी में है या नहीं। So you hate your own body or certain parts of your body. That is body dysmorphia. Right. So वही मैं कहीं I was thinking and I was reading somewhere कि if you don't love yourself, तो चाहे आप कोई अपनी नाक ठीक करा लो और मे बी लिप्स बड़े करा लो, it can boost your confidence for
बट हाई कॉन्फिडेंस नॉट नेसेसरली मीन यूल बी हैप्पी, राइट? तो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस लेके तो लोग आते होंगे। कोई ऐसे भी हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसी आते हैं ऐसे इतने, हाउ डू यू टैकल दैट? सो कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी की पिक्चर्स लेके आते हैं एंड जैसे मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, ऐसे ही मुझे फेस चाहिए या फिर एनी अदर बॉडी पार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो देन वी बेसिकली हमारा काम, सर्जरी तो मैं कहता हूँ सबसे आसान काम है, क्योंकि सर्जिकल ट्रेनिंग तो हमें बहुत सालों से मिली हुई है, तो हम थ्रू एंड थ्रू। बिल्कुल। बट दिस इज वेयर द पार्ट ऑफ अ काउंसलिंग कम्स, राइट? यू डोंट रश अप दोज थिंग्स, यू जस्ट टेल देम कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट, राइट? व्हाट यू आर ट्राइंग, जो आप परसीव कर रहे हैं वो चीज़ उस चेहरे के हिसाब से सूट कर रही होगी, ठीक है? आप बाकी प्रपोर्शन देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, आप किस फील्ड में है वो देखते हैं। कोई अगर सर्जरी करवाना चाह रहा है, एक सेलिब्रिटी की सर्जरीज और एक नॉर्मल जो अपना लाइमलाइट में हर रोज़ नहीं है, उसकी सर्जरीज में फ़र्क आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ओवर द टॉप ना दिखे, राइट? अगेन जिसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, हमें लगता है कि हम, जैसे थोड़ा एग्जांपल दो ना, मतलब कैसे, किस तरह से स्पेसिफिकली लोग। सो हमारे पास थोड़े टाइम पहले एक यंग मेल आया, ऋतिक रोशन की जॉ लाइन चाहिए थी उनको। अच्छा। तो उनको पूरा फेस ऋतिक रोशन जैसा, और वो सारा का सारा बिल्कुल शार्प ग्रीक कॉर्ड, एंड फिर साथ ही साथ उनको टमी में भी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे 6 पैक एब्स निकल जाएं और चेस्ट भी सारा कंटूर हो जाए। ऋतिक की आंखें भी वैसी हैं, वो उनका वो कैसे लेके? उसके लिए तो हमने कह दिया लेंस लगा लीजिए, वो लगा लीजिए। अच्छा। बट व्हेन वी एग्जामिन्ड कि ऋतिक रोशन एक डाइट का शेड्यूल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो करते हैं, उनका BMI 25 से कम ही रहता होगा, है ना? आई थिंक 15 टाइप्स। हाँ, वो इतनी मेहनत करते हैं कि अब यहाँ पे जो मेरे पास जेंटलमैन आए, पहली बात तो बिल्कुल पेट निकला हुआ, अच्छा, चेस्ट फैट निकला हुआ, है ना? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना? ही स्मोक्स, ही बेसिकली अल्कोहल का भी कंजम्पशन है। तो वो शॉर्टकट मैंने उन्हें यही समझाया कि ये जो आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं, उसमें आपको पहले तो खुद ही चलना पड़ेगा। प्लास्टिक सर्जरी एक रोड ब्लॉक को हटाने की ब्रांच है, गाड़ी तो आपको खुद ही चलानी पड़ेगी, राइट? आप स्टक हैं, आप मुझे कह दीजिए कि भाई मैं स्टक हूँ, ये मेरा एक हिस्से में फैट फंसा हुआ है, देन आई कैन टेक आउट। जैसे वो बच्चा स्टक था बिकॉज ऑफ हिज मेल बूब्स, एग्जैक्टली, तो वो उससे हमने उसको पार कराया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, तो आगे बढ़, क्योंकि वो जिम भी जा रहा है, आपकी डाइट भी फॉलो कर रहा है। तो प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर डाइट, एक्सरसाइज एंड ऑल दोस थिंग्स, शुड नॉट बी, इट इज नेवर अ रिप्लेसमेंट, इट इज समवेयर कि भाई आपको स्टक है तो उससे बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट वी डू। वाओ, ऑसम। सो डॉक्टर, लेट्स मूव अहेड। As you know, we were discussing before we started कि 70% of our clients are mothers. हाँ जी, तो what is there for them in your like in your spectrum of services? So I think this is a very common topic that we were discussing also, कि how your venture Omama also is helping them out in problems of diastasis recti, हाँ जी, कि लूज टमी स्पेशली हो जाती है फीमेल्स की पोस्ट प्रेगनेंसी। सो डायस्टेसिस रेक्टाई एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हर एक फीमेल को होगा, वो ऐसा है ही नहीं कि ना हो, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, द एक्सटेंट कैन वेरी ना। होता क्या है, टमी में हमारे मसल्स होती हैं जिसको रेक्टाई मसल बोलते हैं, जो 6 पैक मसल सिंपल भाषा में बोलते हैं जी। अगर फैट ज़्यादा हो तो वो नहीं दिखती है, लेकिन हर एक में होती है। अब वो शुरू में ऐसे कंबाइंड होती है। जब बच्चा आपके वूम में होता है, जिसको हम आपका टमी में बोलते हैं, तो ये मसल सेपरेट होती है क्योंकि जगह बनानी होती है बच्चे के लिए, एज द टमी ग्रोज। तो 3rd ट्राइमेस्टर तक आते आते बिल्कुल ये ओपन अप हो जाती है। नाउ पोस्ट प्रेगनेंसी विद ऑल दोज थिंग्स, अपने आप ही बॉडी उसको रेक्टस को वापस लाती है, राइट? लेकिन किस एक्सटेंट तक लाती है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जनरली व्हाट वी सी इज 6 to 8 वीक्स के बाद अगर आप कोर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, या फिर आपके टमी के और भी अदर कॉजेज हैं, मसल वैसे ही वीकेंड है, तो देन ये वापस अपने आप नहीं जाती हैं। पहले आप एक्टिव नहीं रहे हो, या आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट एक्सर्शन
वेट गेन weight gain ज़्यादा करे हो, किया हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा, तो सो वो एक्सटेंट ऑफ डायसिस रेक्टी ज़्यादा होगा और वापस आने के चांसेस उतने कम है। हाँ जी। सो ये जो डायसिस रेक्टाई का मतलब है सिंपल भाषा में, ये आपका डिस्टेंस बन गया है रेक्टस मसल में। अच्छा, अब ये अपने आप नहीं जाने वाला। नाउ दिस वेरीज, एक्सटेंट वेरीज कि कितना आपका सेपरेशन है। शुरू में जो सेपरेशन होता है वो आपका एक्सरसाइज से, जो कोर एक्सरसाइजेस हैं या फिर आप अपना फिजियोथेरेपी जब करवाते हैं, जो हम लोग मामा में कर रहे जो हैं। कर रहे हैं उससे चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 6-9 मंथ्स के बावजूद आपने ये सब चीज़ें ट्राई कर भी चुके हैं और एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है तो नहीं जाता। ओके, नाउ फीमेल्स को एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ दिखने में एक नहीं आती कि पॉइंट सा अलग से दिख रहा है कि एक टमी के ऊपर पॉइंट दिख रहा है और वो सारी चीज़। प्रॉब्लम फिजिकली भी आती है कि उनको सिटअप्स करने में या कोई एक्सरसाइज करने में या फिर उनको बैक एक्स होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। व्हाट्स दैट? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि यूरिन अपने आप आना, लीकेज, यूरिन की लीकेज वो होती है। सो व्हेन दे कफ, दे स्नीज, जंप, जो ओके, सो दे डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर बॉडी, ब्लैडर। ब्लैडर बेसिकली। सो ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता तो लीकेज हो जाती है, तो दे फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट, जो कि उनके कंट्रोल में भी नहीं है। ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ डायसिस रेक्टाई इज समथिंग व्हिच कैन बी करेक्टेड इन द इनिशियल पीरियड बाय एक्सरसाइजेज एंड ऑल। लेकिन एक स्टेज के बाद जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है या फिर आपकी मसल्स भी एक्टिवेट उतनी नहीं होती है, देन व्हाट वी डू इज अ सर्जिकल ऑप्शन व्हिच इज कॉमनली नोन एज एब्डोमिनोप्लास्टी, एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक, सिंपल भाषा में टमी टक, हाँ ये सुना है काफी। टमी टक बोलते हैं। तो इसके अंदर हम मसल को टाइटन करते हैं, अच्छा, लूज स्किन का ध्यान रखते हैं और एक्स्ट्रा जो चर्बी है निकाल देते हैं ताकि आपकी प्री प्रेगनेंसी बॉडी को रिस्टोर करा जाए, सो आप वापस उसको जोड़ देते हो जो सेपरेट हो गया। सेपरेट होगी। एग्जैक्टली। ओके, सो डायसिस रेक्टी का जो प्रोसीजर जो आप बता रहे हो कि वेर यू लाइक ऑपरेशन के थ्रू आप उनको मसल्स को दोबारा जोड़ देते हो, तो ये कितना बड़ा प्रोसीजर है? देखिए ये प्रोसीजर जनरली 3-4 घंटे की सर्जरी होती है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हम टमी टक के अंदर सिर्फ मसल को नहीं जोड़ रहे होते, हम एक्स्ट्रा जो स्किन होती है, लोअर हैंगिंग जो स्किन बोलते हैं, उसको रिमूव करते हैं, साथ में लाइपोसक्शन भी करते हैं ताकि बॉडी की प्रॉपर शेप भी रिस्टोर हो इट्स लाइक यू मेक देम प्री प्रेगनेंसी बॉडी आप बना के दे देते हो। सो हम बेसिकली वो दोनों बातें हैं कि एस्थेटिक भी काम कर रहे हैं, कि सुंदरता वाला भी, और फंक्शनल भी, कि जो डायसिस रेक्टाई से प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी हम उसके लिए तो लगे हाथ उसको ठीक भी कर दिया और उसको सुंदर भी बना दिया, दोनों काम कर दिया। परफेक्ट। तो डॉक्टर एक और जो चीज़ है, एंड लॉट ऑफ आर क्लाइंट्स दे आस्क द कोचेस इज़ कि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो वो स्कार्स रह जाते हैं या लूज स्किन है, सो हाउ डू यू हैव थिंग्स फॉर दैट एज वेल, लाइक यू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स टू? So we regularly work with our gynecologist also. See, scars are part of the journey. They are. वो अगेन खून भरी मांग के जाते हैं, मैं गायब नहीं कर सकता स्कार्स को, कि स्कार्स हैं, लेकिन yes, the way we can do it is we can lighten up. Okay. And this treatment starts right at the time of C-section. जो हमारे एटलीस्ट गायनोकोलॉजिस्ट टच में है, तो व्हाट वी डू इज, एक तो टाँके यानी कि स्टिचेस देने का स्टाइल में डिफरेंस आता है। अच्छा, जो प्लास्टिक सर्जरी के टाँके होते हैं बहुत पतले होते हैं और वो हम बंद भी करते हैं। पुराने ज़माने में जैसे होता था पकड़ के एक ही लेयर में क्लोज कर दिया, ना इसको बोलते हैं टेंशन फ्री क्लोजर। यानी कि आप जब टाँके लगा रहे हैं तो लेयर बाय लेयर क्लोज कर रहे हैं ताकि आपका टेंशन ना रहे बाहर, तो वो सेपरेशन नहीं होती। ओके, तो स्कारिंग आपका रेट वैसे ही कम हो गया। पोस्ट सर्जरी भी 3-4 हफ्ते के आसपास हम आपकी स्कार क्रीम शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्कार की मसाज शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से मसाज करनी है, क्या क्या ऑइंटमेंट्स लगानी है, तो एक प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं। ओके, जेनेटिक्स ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले। इट इज़ मतलब हम इंडियंस की थोड़ी सी स्कारिंग की प्रोपेंसिटी चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम शुरू से अगर करें तो स्कार का जो प्रोसेस है वो 1 साल तक चलता है, स्कार मैचुरेशन जिसको बोलते हैं। तो हम अगर पूरे उस पर मेहनत कर लें तो इट कैन बी अ सिंपल थिन लाइन। एंड अगेन विद ऑल दोज न्यू मेडिकेशंस, सिलिकॉन जेल शीट बोलते हैं जिसको, अच्छा, तो वो हम स्कार पे लगाने के लिए दे देते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, ताकि स्कार आपका स्कारिंग उभरे ना, जिसको हम किलोइड बोलते हैं, हाइपरट्रोफी बोलते हैं, जो उभर जाता है हम देखते हैं जनरली, तो उसको बिठाने के लिए इसी तरीके से जेल्स होते हैं दैट टू रिड्यूस द स्कारिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। ओके, नाउ डॉक्टर, मूविंग ऑन टू मेन, व्हाट प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स और सर्विसेज डू यू हैव फॉर मेन? क्योंकि I was reading somewhere, I think in cosmetic surgery, the patients, 80% of the patients are women. Am I right in saying that?
I would say majority. I would say in my practice around 60 to 65%. अच्छा, But we do have a lot of males also. what do they come for? So major number one problem is वही gynecomastia और अच्छा, man boobs. Right? अच्छा, Men जो हम बता ही सकते हैं सारे ही हैं, दे सफ़र इन साइलेंस. उनको बहुत शौक है कि अपना साइड में बैठ के परेशान रहना है उन्होंने. फीमेल्स बड़ी ओपन होती हैं इस बारे में कि मैं परेशान हूँ, मुझे एक्शन लेना है इस बारे में. तो मेन फ्रॉम मैनी एज ग्रुप, जैसे अभी मैंने एक 19 साल के बताया, 50 साल 60 साल वो वाले लोग भी करवाते हैं सर्जरी. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो समझते हैं उनको इनहिबिट कर रही है. चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो गया, चाहे वो अच्छे से शर्ट नहीं आ रही, चाहे वो बुलिंग का कॉन्सेप्ट हो, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता और वो फिर उसको अनफॉर्चुनेटली सेल्फ वर्थ से अटैच कर लेता है. तो फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है. तो गायनेकोमेसिया यानी कि मैन बूब्स की सर्जरी हमारी बहुत कॉमनली होती तो है. थोड़ा एलैबोरेट करो ना कि क्या होता है ये और लाइक हाउ डू यू ट्रीट दैट? Okay, so basically in this problem gynecomastia, मेल्स के अंदर जो ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट ग्लैंड होता है, जनरली जब हम पैदा होते हैं मेल्स और फीमेल दोनों में ही ब्रेस्ट ग्लैंड होता है. अच्छा, फीमेल्स के अंदर वो ग्लैंड जब टीनेज ईयर्स यानी कि 12-13 से वो प्यूबर्टी के बाद वो डेवलप और होना शुरू होता है. मेल्स के अंदर आइडियली कम हो जाना शुरू हो जाता है. राइट? ओके, अब हो क्या रहा है, नाउ 1 in 3 मेल्स आर अफेक्टेड बाय गायनेकोमेसिया. दिस कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा जो फूड का इंटेक है वो ऐसा है. तो मेल्स के अंदर वो और मे बी आवर एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैव गॉन डाउन. एग्जैक्टली. सो अगेन जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और जो फीमेल हार्मोन्स की रेशो है वो बढ़ जाती है. टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन की रेशो है वो कम हो जाती है. तो दैट प्रमोट्स द रोल ऑफ ग्लैंड. So on the one side where women struggle with hormonal issues, they have elevated testosterone maybe, so that उसमें वो PCOD और वो वाले facial hair जो male pattern है, पैटर्न में आता है. so अब यहाँ पे इस side पे female pattern है where okay, fair enough. So अब ये प्रॉब्लम पता नहीं होता कि क्या इशू है. लोग जाना शुरू करते हैं जिम. अब वहाँ पे हमारे को गाइडेंस कई बार उस तरीके से नहीं मिल पाती कि उनको जिम में बोल दिया जाता है अरे ये तो चर्बी है, बेंच प्रेस से निकल जाएगी. लेकिन होता क्या है, वो और मसल हाइपरट्रोफी यानी कि बढ़ जाती है तो ग्लैंड और दिखना शुरू हो जाता है. और ज़्यादा दिखता है. तो okay, वो yeah. चेस्ट फैट नहीं होता, वो गायनेकोमेसिया होता है. यानी कि मैन बूब्स होते हैं. तो और वो एक साइकिल, डिप्रेशन की साइकिल शुरू हो जाती है कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है. एंड समहाउ दिस प्रॉब्लम ये हमारी जो है हमें लेट पता लगती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. इसलिए हम आजकल कोशिश भी कर रहे हैं कि कैंपेन्स चलाने की, इससे कि कि एक मैंने सीना स्ट्रॉन्ग करके कैंपेन भी चलाया जस्ट टू मेक श्योर कि स्कूल में भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चले. क्योंकि बुलिंग बहुत कॉमन है. जिम गोअर्स के अंदर ये बहुत कॉमन है कि ये प्रॉब्लम कि ये तो चला जाएगा और वो परेशान हो जाता है. फिर वो ना जिम जाता है ना वो ऑफिस में उसका ध्यान रखता है, वो परेशान घूमता है कोने में अंधेरे में रहता है. विच इज सॉल्वेबल. You can go for the surgery. So this remains the topmost treatment I feel ki for male in my practice. Other than that, there is hair transplant also. Okay. वो भी आपके ही पर्व्यू में आता है? हाँ, प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं इसको. तो बेसिकली इसमें भी हम जो हेयर लॉस से सफ़र कर रहे होते हैं मेल्स, तो उनके अंदर वी कैन यूज़ योर ओन हेयर, उसी को इम्प्लांट करने के लिए आपका हेयर लाइन रिस्टोर करी जा सकती है जहाँ पे भी आपकी कमी है, डिपेंडिंग ऑन कितने लेवल की सिवियरिटी है. दैट कैन बी डन. एंड सो टू हेल्प व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि व्हाई डू मेन लूज हेयर, मतलब विमेन क्यों नहीं लूज करती, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर? अगेन सिंपल सा वो है कि मेन सोचते ही रह जाते हैं, काम नहीं करते. वो सोच में ही ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं. राइट? जस्ट ऑन द लाइटर नोट, बट मेन चीज़ ये होता है जेनेटिक. एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है कि आपका जो हार्मोन से लिंक होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से लिंक्ड होता है. ये भी टेस्टोस्टेरोन से? हाँ, ये सारा हार्मोन से ही लिंक्ड होता है कि जब उसकी रेशो कम होनी शुरू हो जाती है और उस तरीके से फिर आपका जो कुछ ब्लॉकर्स होते हैं, DHT ब्लॉकर्स और वो सारे बोलते हैं, तो हार्मोन्स का एक तो आपका इशू हो गया, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए. तो इसलिए मेल्स के अंदर बहुत कॉमन है रादर देन अ फीमेल. जनरली डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है. यानी कि अगर आपके फादर बॉल्ड हुए हैं, ग्रैंडफादर बॉल्ड हुए हैं, तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि आप भी
उस तरीके से जा सकते हैं। और ये हमने सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हमने सेलिब्रिटीज़ की उसमें भी देखा ही है। देयर आर मेनी फैमिलीज व्हेन यू सी जो हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं, हेयर विग्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ थिंग कि सेलिब्रिटीज़ में तो आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट तो सभी करा रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे कोई लगता नहीं कि जिसने नहीं कराया हेयर ट्रांसप्लांट। So hair transplant, I think the conversation about it is becoming sort of, I would say that Mainstream. हाँ मेन स्ट्रीम में आ गई है, क्योंकि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी ओपन में आके यू नो दैट इज़ अ गुड थिंग इन द सेंस कि अगर किसी चीज़ की वजह से आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सकता है तो देन यू कैन गेट इट डन। सो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आई फील नाउ ऑफ द मेन स्ट्रीम। सो आई टेल यू, आई थिंक इट्स बीन 4 years, मैं क्योंकि मेरा भी पैटर्न था, सो आई वाज लूजिंग हेयर, सो आई ऑल्सो गॉट माई हेयर ट्रांसप्लांट डन 4 years बैक। एंड सो जो हम बात कर रहे हैं जो द सर्ज, मतलब क्योंकि वो मुझे अफेक्ट करने लग गया था, so the surge of confidence I got when 6-8 months after the transplant, when I got my hair back, तो certainly कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको अफेक्ट कर रही हैं, और शायद आप भी वही बात बोल रहे थे कि वो सवाल जो आप पूछते हो कि कितने टाइम से ये आपके दिमाग में चल रही है ये चीज़ें, तो वो मुझे अफेक्ट करने लग गई थी कहीं ना कहीं, बिकॉज मतलब while I was a teenager, I had good hair, like मुझे अच्छा लगता था, सिल्की हेयर, और जैसे थे मेरे वही सिल्की हेयर, पतली हेयर, बाद में जाके in my late 30s I started to lose them, and with losing of those hair I was losing my confidence as well. तो yeah, but I got it done, and मुझे मतलब वाकई में मेरे को कॉन्फिडेंस मुझे महसूस हुआ है। सो आई थिंक या इट इज़ बिकमिंग मेन स्ट्रीम नाउ। वो पैचेस का भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, राइट? बिल्कुल। सो तो डॉक्टर, एक चीज़ जो आपने एक टर्म आपने यूज़ की, मतलब 1-2 टर्म, एक प्लास्टिक सर्जरी और दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी, तो क्या फ़र्क है दोनों में? आर दे कैन बी चेंज्ड, लाइक यूज इंटरचेंजेबली, और they have a different meaning in your practice? Okay, so इसकी प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की बहुत ही ध्यान से आपको, जब भी आप किसी भी सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाए, आप ज़रूर चेक करिए सबसे पहले तो कि कॉस्मेटिक सर्जन तो नहीं लिखा हो सिर्फ, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जन एक बहुत रैंडमली यूज टर्म है, आप स्पेसिफाई नहीं करें वो प्लास्टिक सर्जन ट्रेंड है या नहीं। अच्छा। जब प्लास्टिक सर्जन बनते हैं तो उसके अंदर ही सब स्पेशलिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप पहले MBBS करते हैं, फिर आपने जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करी, फिर आप प्लास्टिक सर्जन बने, उसके बाद आप फेलोशिप करी, तो देन कॉस्मेटिक सर्जरी में आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई। ओके। तो आप ये देखिए कि प्लास्टिक सर्जन में क्या क्या होता है। तो प्लास्टिक सर्जन हम उंगली दोबारा अटैच करने से लेकर, हाथ दोबारा अटैच करने से लेकर, कैंसर का दोबारा, बेसिकली जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी, इसी तरीके से किसी भी हिस्से का कैंसर को रिस्टोर करने के लिए एक तो फंक्शनल ब्रांच हो गई प्लास्टिक सर्जरी की। भाई आप जहाँ पे आपका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है कि हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है, फिंगर चलाने में दिक्कत आ रही है, वो पार्ट अलग कर गया, तो मैंने दोबारा जोड़ दिया। दोबारा क्या आपने मतलब कहाँ से लाए? जैसे मैं लाइक वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम? सो आई विल टेल यू एन इंसिडेंस। ये अब तो हो गए 4-5 साल पुरानी बात है। एक हमारे जैसे गुड़गांव में ही है, एक साइट पे ही वर्कर थे, उनका जो उंगली थी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की, वो कट गई थी। नाउ ये बिल्कुल अलग हो गई, ये हिस्सा अलग। सो ही वाज वर्कर ऑन अ साइट, काम करते करते। नाउ हमारे पास वो इमरजेंसी में आए हॉस्पिटल में, हमने उनको देखा एंड वी टोल्ड देम कि हम इसको दोबारा वही आपकी उंगली इसमें लगा सकते हैं। देर आर सर्टेन थिंग्स जब हम उसका ध्यान रखते हैं, उंगली कैसे लाई गई, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना गया। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, डॉक्टर साहब ऐसा तो कुछ होता नहीं, मेरे तो परिवार में बड़ा कॉमन है। पेशेंट ने बात बोली कि क्या उंगली कट जाती है हमारी, उंगली कट जानी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि प्लास्टिक सर्जन क्या क्या कर सकता है। तो तब हमने समझाया नहीं, हम प्लास्टिक सर्जरी से आपकी उंगली पैसे जैसी ही बना सकते हैं, आप पूरा अपना लिखा पढ़ी भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो उंगली आप चला भी सकते हो। देन वी डिड अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम दोबारा जोड़ते हैं वही आपकी उंगली जो पहले जैसी थी वो जोड़ते हैं। वो 5 से 6 घंटे की सर्जरी होती है। तो उन्हीं की कटी हुई उंगली को दोबारा जोड़ दिया। ओके। एंड 8-9 महीने बाद वो जब आए तो पूरी उंगलियां चल रही उनकी, मिठाई का डब्बा पकड़ के खुद हाथ में लेके आए।
तो आपने जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइंस भी, तो जैसे मतलब आपने ठीक है आपने बोन भी जोड़ दी, आपने वो मतलब स्टिचिंग भी कर दी, बट आई थिंक मसल भी है, नर्व भी है, क्या वो सेम मतलब वो मूवमेंट मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सो जब भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा कि जो हमारी उंगली होती है बाहर होती है स्किन, फिर एक जिसको टेंडन बोलते हैं जो फिंगर मूव करने में करती है, जिसको मसल्स का ही एक पार्ट होता है जिससे मसल्स मूव करती है, फिर नर्व होती है जिससे आपको सेंसेशन आती है, प्लस आपको कमांड मिलता है कि मेरे को अब उंगली मोड़नी है, खोलनी है, साथ में ब्लड सप्लाई होती है जिसमें आपकी फिंगर जिंदा है या फिर डेड है, प्लस बोन है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जो हम बोलते हैं कि इसके अंदर हम एक एक चीज़ दोबारा जोड़ते हैं। तो हड्डी से लेकर बाहर के हिस्से तक पूरा जोड़ते हैं, चाहे खून की नसें हों, चाहे नर्व्स हों, ताकि उसकी सेंसेशन भी वापस आ जाए और आपका फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है। नर्व्स भी वापस जोड़ देते हैं? नर्व्स भी वापस जोड़ते हैं, और ये आपके बालों से भी पतले टाँके लिए जाते हैं, और इसको सारा मैग्नीफिकेशन में करा जाता है कि जिसके अंदर हम पूरी ये सर्जरी करते हैं, तभी 4-5 घंटे की सर्जरी होती है। लेकिन टेक्निक इतनी अब आगे पहुंच चुकी है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदरता नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हम सुंदर बना देते हैं, लेकिन किसी का अगर कोई पार्ट रीअटैच करना है और कट गया है या फिर दोबारा बनाना है, वो भी हम बना सकते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ इट कि भाई ये फंक्शनल भी है और एस्थेटिक भी है। दैट इज तो हाँ, तो वो तो आपने जैसे आप वो जो स्टोरी बता ही रहे हो उसके, तो उसको तो दोबारा ही आपने उसका काम ही वापस दिला दिया। सो ही वेंट बैक टू वर्क। वी वेंट बैक टू वर्क आफ्टर 2 months। उसके बाद थोड़ी सी फिजियोथेरेपी और वो सारी चीज़ें होती है मसल की पूरी रीगेन करने। बट आप लाइक ही बिकेम फंक्शनल। या अगेन फंक्शनल। तो जैसे उंगली आपने जोड़ दी, एक वो मूवी थी, आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर यू आल्सो रिमेंबर, फेस ऑफ, अगर याद हो तो, वो तो फेस ट्रांसप्लांट किया था शायद उसने उस मूवी में। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली मेडिसिन साइंस में, रियल वर्ल्ड में? सो अब फेस ऑफ में तो मुझे याद है वो हॉलीवुड की मूवी थी, निकोलस केज और जॉन ट्रेवोल्टा, है ना। सो उससे भी लेटेस्ट एग्जांपल में बताऊं, डॉन अगर मूवी देखी हो, शाहरुख खान बदल जाता है। डॉन मूवी में भी शाहरुख खान अपना विलन वाला शाहरुख खान बदला है। सो देखिए जो ट्रांसप्लांट होते हैं, अब फुल फेस ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, पेरिस में भी हुए हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं। फुल फेस ट्रांसप्लांट में जो हम बॉडी अगर जो डिजीज्ड होते हैं उन्हीं का, अगर रिसेंटली जैसे कि कोई भी ऑर्गन, किडनी लेते हैं जैसे कि, उन्हीं में से हम फेस भी लेके, अगर उन पेशेंट्स में जिसमें फेस डिस्ट्रक्चर, जैसे सपोज करें जल गया है फेस, राइट, या फिर फेस के कोई एसिड की वजह से या फिर किसी भी वजह से, झुलसने की वजह से, फायर घर में लगी, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से आपका फेस बिल्कुल ही खराब हो चुका है, ऑल दोस, तो उसके अंदर फेस ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि बिल्कुल आपको वो चेहरा मिल गया, उसकी पर्सनालिटी भी मिल गई, उसके इमोशंस भी मिल गए। सलमान और शाहरुख बना दिया, सलमान और शाहरुख, वो नहीं हो पाएगा, वो अभी नहीं हो पाएगा। मे बी सम ईयर्स डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। हाँ, लेकिन उसमें भी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है या फिर जैसे लिवर होता है तो एक डोनर चाहिए होता है, तो उसमें भी एक डोनर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डोनर आपका जनरली जो होता है, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, आप एक टाइम पीरियड होता है कि आपको 6 hours के अंदर ही ऑर्गन्स ले लेने होते हैं, या 2 hours के अंदर, 3 hours के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कोई। तो इसी तरीके से फेस ट्रांसप्लांट की भी लिस्ट बनती है कि इनको फेस ट्रांसप्लांट चाहिए, और इमीडिएटली वो टीम असेंबल होती है। इट्स अ टीम वर्क ऑपरेशन जो 36 घंटे, 70 घंटे चलते हैं, क्योंकि आपको पहले एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना भी, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको छोटी छोटी नसें जोड़नी है, आपको सेंसेशंस जोड़नी है, आपको मसल की मूवमेंट जोड़नी है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी जिसके अंदर 30 से 40 लोग इन्वॉल्व होते हैं सर्जिकल टीम में ही। सो अभी इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स आर वेरी इंकरेजिंग इन दैट सेंस, बट लॉन्ग टर्म हमारे पास अभी नहीं है। प्लस अभी हर पार्ट में नहीं हो रहा, कुछ कुछ जगह पे हो रहा है। जादू ही है ये वैसे। हाँ, जादू तो है। डॉक्टर, एक और सवाल, एसिड जो बात की तो मेरे दिमाग में आया वो एसिड अटैक वाले भी, क्योंकि फेसेस बहुत न्यूज़ में भी देखा है, पढ़ा है। सो डू यू वर्क ऑन सच पेशेंट्स एज वेल? सो एसिड अटैक और बर्न्स वाले विक्टिम भी हैव, आई मीन आई हैव सीन, वो हमारी जब रेजिडेंसी भी थी, हम हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बर्न्स के लार्जेस्ट सेंटर है, अच्छा, बर्न्स का एशिया में।
सो तब हम बहुत देखते थे, नॉट जस्ट फेस, और उनकी वी यूज टू सी कि उनकी लाइफ कितनी अफेक्ट हो जाती है, चाहे एसिड अटैक वाले हो, चाहे किसी भी टाइप के बर्न्स हो, क्योंकि आपका एक तो चीज़ है कि दिख अच्छा नहीं रहा, दूसरी चीज़ है अगर सपोज करिए आँख के आसपास है तो आँख नहीं खुलती है, आँख की स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, अगर मुंह के आसपास है तो आप खाना नहीं खा सकते। तो इस टाइप के अंदर हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, ताकि पहला हमारा टारगेट रहता है कि आप अच्छे से खा पाएँ, आप अच्छे से पानी पी पाएँ, आंखें खुल पाएँ नॉर्मली, राइट। सिमिलरली आपका नेक की मूवमेंट कई बार ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो फिर हम उसको भी खोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी से। देन वी लुक फॉर दी अदर एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो, कि जिसमें लेजर्स यूज़ करते हैं ताकि वो काफ़ी हद तक नॉर्मल उसे पार्ट बना पाए। बट किसी भी एसिड अटैक विक्टिम के लिए आई वुड से दैट इट इज़ नॉट जस्ट सर्जरी, देयर आर मैनी मोडालिटीज़ जो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पूरा सोचना पड़ता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर देम, काफ़ी ट्रॉमेटिक, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक, सो दैट इज द थिंग। एक तो जो ट्रस्ट, एक तो उनका वो जो चेहरे का वो ये है कि द फेस इज गॉन, वो वाला ट्रॉमा, और दूसरा ट्रॉमा ये कि मुझे लगता है कि जो एसिड अटैक होता है ज़्यादातर क्लोज वन, जानकार और किसी उसमें साइकोपैथिक बिहेवियर के हिसाब से करते हैं, तो जो ट्रस्ट टूटता है तो वो और भी क्रशिंग होता है। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। तो आई थिंक ये तो काफ़ी नोबल चीज़ है जो प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जरी में हो रहा है, कि इफ़ यू आर एबल टू गिव देम both their function as well as their face confidence back. Absolutely. Now, doctor, what has been your most satisfying surgery so far, if you can help us, if you recall anything? ये तो अभी दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज आ गई मुझे, वो कहते हैं ना अपने बच्चों में से क्या पिक करो, उसमें वो वाली बात आ गई। सी हमारे लिए आई थिंक पर्सनली फॉर मी एक मदर थी, उनके अभी कोविड टाइम में ही उनके हस्बैंड पास्ट अवे, राइट, सिंगल मदर, 5-year-old चाइल्ड, शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, राइट, एंड कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आफ्टर कोविड उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, एंड उसके 1-2 साल बाद, मतलब कि अपनी केयर जब नहीं कर पाई तो उन्हें पता ही चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, एंड 4-5 साल का उनका बच्चा है, तो वेरी जोवियल काइंड ऑफ फीमेल, आप बता भी नहीं सकते इनको ये प्रॉब्लम है ना। तो एक साइकोलॉजी में उनका आ गया कि अब तो मेरी लाइफ ख़त्म है, मेरे को जॉब पे भी जाना होता है, मेरी ब्रेस्ट भी चल जाएगी, एंड एवरीथिंग विल बी गॉन। नाउ उस पेशेंट का जब हम आए थे हमारे पास, बिल्कुल वरीड, बहुत परेशान एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर सर्जन भी इन्वॉल्व हुए, उनको ने भी समझाया कि कैंसर का निकालेंगे, प्लस व्हेन वी सैट हमने डिस्कस करा कि हम आपकी ब्रेस्ट भी रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। अच्छा, राइट, तो परेशानी की बात नहीं है, बहुत स्केप्टिकल, बहुत परेशान, कि आपको पता लग रहा था कि कितनी उनकी वरीड हैं, उस चीज़ में कैंसर भी हैं, प्लस सब कुछ ही छिनता जा रहा है, एक तरीके से उनको ये फीलिंग आ रही थी कि लाइफ अब ख़त्म होने वाली है, उस तरीके से। जब सर्जरी के डे वाले दिन भी वो डॉक्टर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो हमारे कहना था बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ही अच्छा होगा। डर हमें भी लग रहा था, लगता ही है कि देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, व्हेन यू टेल दोज पेशेंट्स। नाउ दैट पेशेंट अंडरवेंट ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल सर्जरी विद, अगेन उनकी सिन को यूज़ करके हमने बिल्कुल वैसे जैसी ब्रेस्ट बनाने की कोशिश करी। एंड ऑफ द सर्जरी जब पूरा सारा उनका हो गया, जब हमने रिजल्ट्स वगैरह भी ओपीडी में आके वो देखते थे, जब वो आई तो उनकी आंखों में आंसू थे, एंड देन शी लिटरली हग्ड अस एंड शी जस्ट सेड रोते रोते, थैंक यू फॉर गिविंग बैक माई लाइफ, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वाज लाइक कि जब आपके साथ इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो आपको लगता है बस मेरे से सब कुछ छिन ही रहा है। दैट इज़ समथिंग कि देन आई रियलाइज कि वो चीज़ तो चलो मैं चेंज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ब्रिंग बैक दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन सर्टेन वे और नॉट, बट इफ़ येस, थ्रू माई स्पेशलिटी, थ्रू माई फील्ड, अगर मैं एक किसी की हेल्प कर सकता हूँ टू रिस्टोर द फंक्शन, टू रिस्टोर द एस्थेटिक ऑल्सो, ताकि उसको अपनी एक
सोसाइटी के अंदर लगे हाँ मैं हूँ, मैं कुछ बदला नहीं है मेरे अंदर, मैं वैसी की वैसी हूँ, मैं वैसे ही स्ट्रांग हूँ और मेरे जीवन में आगे बहुत लंबी लाइफ है और मैं वही कॉन्फिडेंस से वापस जाऊँगी और मैं दुनिया जीत के रहूँगी। वो कुछ शब्दों में हमें पता लगा। दैट इज़ समथिंग आई थिंक वन ऑफ द इंसिडेंसेस जब लगा कि आई फेल्ट ग्रेटफुल कि मैंने ये फील्ड चुनी। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। डॉक्टर जैसे आई थिंक पिछले 15-20 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट? आई थिंक कहाँ जा रहा है ये कॉस्मेटिक सर्जरी का? ओवर द इयर्स हाउ मच हैव वी इम्प्रूव्ड एंड व्हाट डू यू सी इन नेक्स्ट 10 years, वेयर इज़ इट हेडेड? मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं? सो पहली बात तो आउटलुक में चेंज आ रहा है। आई फील कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जनरल माइंडसेट में कि ये सेलिब्रिटी सर्जरी से ज़्यादा इट्स नॉट जस्ट वैनिटी, आइडेंटिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी है, आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और अपने आप से। सबसे पहला माइंडसेट में चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं आऊँ, टेक्नोलॉजीज़ में बहुत चेंज आ रहा है। जो पहले हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, जैसे स्किन टाइटनिंग का, अब नॉन सर्जिकल वे भी है। जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी ही करवानी है। देर आर नॉन सर्जिकल वेज ऑफ टाइटन योर स्किन। अच्छा। देर आर वेज टू नॉन सर्जिकल वेज टू लूज स्टबन फैट ऑल्सो। बट अभी उनकी एफिकेसी यानी कि आपकी जो क्षमता है वो इतनी प्रूव नहीं हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई सी पेशेंट्स के लिए नॉन सर्जिकल वाली ऑप्शंस भी बढ़ेंगी, राइट? वो बैलेंस भी बढ़ेगा कि सर्जिकल भी अगर ऑप्शन करवा तो आपको पता लग जाएगा रिजल्ट्स का कि मेरे रिजल्ट्स आगे जाके नॉट कम्प्लीटली कैसे दिखेंगे। सर्जन्स के लिए फ़ायदा होगा कि हमारी सर्जिकल प्लानिंग बढ़ेगी कि अगर आप पहले से ही देख पा रहे हैं कि रिजल्ट्स ऐसे हैं, अगर मैं ये स्टेप करूँगा तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, तो सर्जन्स भी प्लानिंग में हेल्प करेगा। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हैं, तो उसका ये है कि अगर राइट डायरेक्शन में यूज़ हो तो रियलिस्टिक अगर आप दिखाया जाए तो आप एक ब्रॉड आइडिया दे पाएंगे कि हाँ ये सर्जरी के बाद लुक रह सकती है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। कोई ऐसी चीज़ जो आप फोर्सी कर रहे हो जो आज हमें मजाक लगे कि यार मेरी बात मानो 10 साल में ये हो सकता है? सो मुझे मेरा जो मानना है इन जनरल डॉक्टर्स वाली फील्ड में मुझे लगता है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि नॉट सिर्फ जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं कि एक्सरे देख रहे हैं, एमआरआई की रिपोर्ट देख रहे हैं, उनकी जॉब खतरे में है। डॉक्टरों की बाकी जॉब्स भी थोड़े से रिप्लेसेबल हो सकती है सर्जिकल फील्ड में भी। हाँ, सर्जिकल फील्ड में भी बिकॉज ऑफ एआई, रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें। सो अभी भी जैसे कि रोबो हमारा कुछ सर्जरी में यूज़ होता है, जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी हो गई और उस चीज़ में हाँ उसमें भी रोबो के थ्रू होती है क्योंकि दैट अलाउज जल्दी मोर प्रिसीजन, राइट? उसमें आपकी 360 डिग्री मूवमेंट, हम ह्यूमंस की इतनी ही टेंडेंसी है, वो रोबो का हाथ पूरा घूम सकता है। तो आपका ज़्यादा जल्दी। अब उसी चीज़ को धीरे धीरे आपका प्रोग्राम करा जाएगा, मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, उसमें एआई में डाल के धीरे 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 तो वो चीज़ें हो सकते हैं। पर्टिकुलरली प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में व्हाट आई सी इज़ कि सर्जन्स को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट एक बहुत मेजर है कि इमोशनल कंपोनेंट, कि इमोशनल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज ट्रम्प एआई। ये बात मानने की है। आई थिंक फॉर अनदर 20 years 30 years तो चल जाएगा, या अगर कि जो ह्यूमन माइंड जिस तरीके से फील कर रहा है, ह्यूमन माइंड जिस तरीके से परसीव कर रहा है कि मुझे ऐसी लुक चाहिए, या फिर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ आपके लिए कि वी कैन प्रिसाइसली क्राफ्ट दैट लुक फॉर यू, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एआई जनरेटेड मॉडल जो आपको एक दिखा दें कि ये और मे बी टू स्टॉप समबडी कि दिस यू आर गोइंग टू फार। एग्जैक्टली मे बी दैट्स योर जॉब। वो शायद एआई तो हर चीज़ में हाँ ही कह सकता है, मे बी हाँ मैं कर दूंगा। चैट जीपीटी से कभी भी चैट करो तो डू यू वांट मी दिस, या तो उसके लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है। मे बी एज यू सेड कि आपके नो केसेस बहुत होते हैं, सो शायद दैट इज़ द थिंग वेयर यू गाइज बिकम इररिप्लेसेबल। सी वो नहीं है कि इररिप्लेसेबल या फिर गॉड वाली फीलिंग है उस तरीके से। सो टेक्नोलॉजी एज सच हमारी साथी बन सकती है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, एंड इट कैन हेल्प अस, बट आई डोंट सी इन एटलीस्ट माई ब्रांच इट टेकिंग ओवर ह्यूमंस, थैंकफुली। डॉक्टर एक और चीज़ बताओ, ये कोरिया में क्या चल रहा है? आई वाज रीडिंग दैट 25% ऑफ यूथ हैज़ गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ प्रोसीजर। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ गए हमसे?
अगर आप देखेंगे आजकल मैकडोनल्ड्स पे भी कोरियन बर्गर सर्व हो रहे हैं अब। नहीं मैंने हाँ सो आप इट्स बीन while I've been to McD. आई नो आप बिल्कुल हेल्थ डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप ड्राइव थ्रू भी देखिए, दे आर सेलिंग कोरियन बर्गर्स। सो कोरियन कल्चर एज सच, ये जो के पॉप है, ये हमें यंगस्टर से ही पता लगता है, के पॉप, जेन जी एंड ऑल दोज थिंग्स जनरली। तो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट द डिज़ायर टू लुक गुड, यानी कि सुंदर लिखने का वो है, वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। कोरिया इज़, आई वुड से दैट द नंबर 1 मार्केट अगर एस्थेटिक सर्जरी के हिसाब से देखी जाए, सुंदरता के लिए जो अपने फेस के अंदर चेंजेस हैं, चाहे स्किन ग्लो का है, कोरियन स्किन ग्लो भी बहुत पॉपुलर है। क्यों ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की तो वैसे ही फ्लॉलेस स्किन टाइप की ही शुरू से ही है। व्हाट हैज हैपेंड? सो दिस जो ये चीज़ होती है ना, कल्चर को बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जनरली एक पर्टिकुलर लुक को लोग फिर मानना शुरू कर देते हैं। अगर आपके अगेन सेलिब्रिटीज या पीपल हु आर इन हाई प्रोफाइल उन्होंने करवाया, देन इट बिकम्स अ ट्रेंड। नाउ प्लास्टिक सर्जरी, आई वुड से अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम द ट्रेंड। अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए वो बात अलग है। आप पर्टिकुलर लुक अचीव करना चाहते हैं क्योंकि मुझे इस तरीके का दिखना है, दैट इज़ वेयर द कोरियन मार्केट इज़ राइट नाउ, विच आई फील इज़ नॉट राइट एट प्रेजेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यू विल हैव टू से नो। यू आल्सो थिंक इट्स अलार्मिंग? इट्स अलार्मिंग, इट्स अलार्मिंग। आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, वो पर्पस क्या सर्व कर रही है। लोगों को वहाँ पे लग रहा है कि अगर मैं इस तरीके की लुक अचीव कर लेता हूँ जो मेरे सेलिब्रिटी की तरह है, और क्लिनिक्स भी वहाँ पे ऐसे खुल गए हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे चार्ट कॉर्नर्स होते हैं उस हिसाब से खुल गए हैं, देन द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप किस हिसाब से उसमें कर रहे हैं सर्जरी, क्या कर रहे हैं। अगर सर्जिकल प्रोसीजर वहाँ पे बहुत कॉमन इसलिए हो गए क्योंकि पीयर्स का, जेन जी का और बाकी सब का एक प्रेशर सा बन गया है कि मुझे भी उस तरीके से लुक का देखना है। तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दैट शुड नॉट हैपन। सर्जरी अपनी तरफ है, लेकिन मोटिव ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब मुझे कहीं पढ़ रहा था कि वो पेरेंट्स भी उनके काफ़ी रिसेप्टिव हैं। बच्चा बोलता है, मतलब टीनेजर लेट टीन में, कि मेरे को ये कराना है, सो दे आर वेरी हैप्पीली पे फॉर द ट्रीटमेंट्स। इतना रिसेप्टिव हो गए इन चीज़ों के। तो ट्रेंड बेसिकली वही है कि बच्चों से लड़े कौन, माँ बाप। आई थिंक उस चीज़ में वो थोड़े से हो जाते हैं। वो वेयर यू हैव टू से नो, यू शुड से नो, राइट। वो उस एज ग्रुप में अपने लिए क्या बेटर है वो कई बार नहीं जान पाते हैं। कई बार एक्चुअली में अगर किसी की नोज़ की शेप ख़राब है, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी है साथ में, राइट, और सपोज करिए 16-17 साल का है, तो देन इट इज़ अ राइट सर्जरी, तब करवा सकते हैं। अगर लेकिन वो उसकी नोज़ की शेप नहीं ख़राब है, उसको लग रहा है, परसीव कर रहा है, तो यू शुड काउंसिल देम प्रॉपरली एंड किसी भी प्रेशर में नहीं करवाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील दैट इंडियंस में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए ट्रेंड। सो डॉक्टर, लास्ट थिंग बिफोर वी कंक्लूड, तो एक स्पेक्ट्रम है, एक कोना जो स्पेक्ट्रम का है, वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज वेयर इट सेज दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द वे आई लुक, राइट। एक है कि इफ इट कैन बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, व्हाई नॉट। और एक कोना शायद ऐसा भी हो सकता है वेयर आई एम चेजिंग सम ब्यूटी स्टैंडर्ड, है ना, सम परफेक्शन। तो हाउ डू यू नेविगेट, मतलब आपके पास लोग आते हैं तो उनको कैसे आप नेविगेट करते हो, और क्या ये, हाउ डू यू सी इट? मतलब क्योंकि मतलब काफ़ी लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई जैसा है भगवान ने जो दिया है उसको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, छेड़छाड़ क्यों करनी है उससे। और एक ये है कि अगर ये चीज़ आपको, जो बात की थी उस बच्चे के बारे में, मैंने भी अपने बालों का बताया, इफ़ यू कैन बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाई नॉट। और एक ऐसा है कि मुझे ऋतिक जैसा, आपने बोला कि ऋतिक जैसी मुझे शक्ल चाहिए, है ना। तो ये कहाँ पे, हाउ डू यू बैलेंस दिस विद योर पेशेंट्स? सो अगेन दिस इज व्हाट एज सच आई वुड से प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। इट्स नॉट अबाउट चेंज नहीं कर रहे हम उस चीज़ में। आई वुड से दोनों चीज़ें ना साथ में एग्जिस्ट करती है कि यू नो कि कुछ चीज़ ऐसी है जो भगवान ने आपको जैसे बताया कि दिया है, क्यों चेंज करवा रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, राइट, अगर आपको कॉन्फिडेंस कम कर रही है, और अगर विदाउट सॉर्ट ऑफ चेंजिंग यू
मैं ये नहीं कह रहा कि आशीष जी की आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो आपने बिजनेस बहुत बड़ा उससे बनवा लिया, नहीं। वो आप तो टैलेंट आप में पहले से ही था। दिस वाज जस्ट कि भाई आप जब मीटिंग्स में हैं या फिर अपनी टीम के साथ हैं, इट बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस। दैट कॉन्फिडेंस वो तो आपका टैलेंट है, वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस बनाना आपको आता है, आपको पता है कि बेसिक जहाँ पे हेल्प करनी है लोगों की, दिस इज़ द प्रॉब्लम, मैं उसको प्लग करने के लिए वो ला रहा हूँ, वो तो आपका टैलेंट है। सिमिलरली प्लास्टिक सर्जरी भी भगवान ने जो आपको दिया है, राइट, जैसे कि आप सोचने में बहुत समझदार हैं, आप बातें करने में हैं, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट, बट आई कैन हेल्प इन योर परसेप्शन। अगर वो सही है उस मायने में कि कि आप परेशान घूम रहे हैं उस वजह से, कि मैं काम पे नहीं जा पा रहा, मैं अपनी मीटिंग्स में कॉन्फिडेंस से नहीं बैठ पा रहा, मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। अगेन अगर आपकी वो चीज़ें के लिए करवा रहे हो तो ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती है। उसको नेचुरल सटल वे में अगर हम एड्रेस कर दें विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ अफेक्टिंग दैट पर्सन फ्रॉम कोई सुपरफिशियल चीज़ बनाने का। इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी मुझे वर्ड भी थोड़ा सा अजीब लगता है। कॉस्मेटिक नहीं है, बहुत डीप जाता है ये चीज़ कि आपका मोटिव क्या है, क्या आप चेंज करवाना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो। देन प्लास्टिक सर्जरी अब उस हिसाब से इतनी एडवांस हो गई है कि आप सेफली यू कैन अंडरगो एंड यू कैन रिस्टोर नॉट जस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बट सेल्फ वर्थ ऑल्सो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, क्योंकि नशा भी हो सकता है। अब एक और चीज वो खून भरी मांग भी याद आई, तो दूसरा जो शख्स जो याद आते हैं वो वाज माइकल जैक्सन, राइट। सो वो तो शायद ऑब्सेसिव था, उनको नशा था, और आई थिंक वही चीज़ उनको ले डूबी। So again, Michael Jackson was, I mean, very unfortunate जो भी होता है, कि बड़ी सारी सर्जरीज एंड ऑल दोज थिंग्स, थोड़े टाइम बाद हमें भी लगना शुरू हो रहा था कि अननेचुरल वे में जा रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके डॉक्टर की। आई वुड से दैट मैं यहाँ पे आपको पेशेंट को दोष नहीं दूंगा। यहाँ पे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि नहीं, हम आपको यहाँ तक ये प्लास्टिक सर्जरी में इतना अचीव हो सकता है, ये अचीव नहीं हो सकता, राइट। हाँ, आपकी दूसरे तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं कि अगर वज़न नहीं लूज़ हो रहा तो हम एक डाइटरी प्लान बनवा सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास आपका हार्मोनल चेक करवा सकते हैं कि किसी वजह से है क्या, और कोई तकलीफ है उस वजह से करवा सकते हैं। या फिर आपको सपोज करिए किसी टाइप की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या फिर उसमें नाक की हड्डी टेढ़ी है या फिर और वैसी ही प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से है, किसी और वजह से है, या सीजनल है, देन वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। बट वो चीज़ में डॉक्टर हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई माइकल जैक्सन जैसे केसेस या फिर और ऐसे केसेस जहाँ पे हम प्लास्टिक सर्जरी की एडिक्शन बना लें, वो चीज़ गलत है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ आपको, अगेन, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू सुपर सक्सेसफुल, राइट, सुपर हैप्पी। वो आपको जो हैव इट ऑल कहते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूँ, मेरे को बहुत सारा धन मिले, मेरे पेरेंट्स खुश रहे, वो सारे, वो तो कर्म से ही मिलता है, वो मेहनत से ही मिलता है। वो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी वहाँ नहीं करे। हाँ, वहाँ पे आप स्टक हैं, उस चीज़ के लिए प्लास्टिक सर्जरी आ सकती है। ऑसम, थैंक यू सो मच डॉक्टर, दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल। और आपने इतना टाइम निकाला और इतने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। और जो लास्ट में जो मैसेज है कि हम कहीं स्टक हैं, तो वो आपके पास वो रास्ता है, वो ट्रीटमेंट्स हैं कि हम वो जो जिस चीज़ में स्टक है वो थोड़ा पार कर लें। बट दैट डजेंट मीन कि आप एक नए इंसान बन जाएंगे, डजेंट मीन कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, डजेंट मीन आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, डजेंट मीन आप ज़्यादा खुश रहेंगे, डजेंट मीन आप दूसरों को ज़्यादा खुश रख पाएंगे। मे बी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा और वो शायद आपको आपके काम में थोड़ी मदद कर दे। जैसे आपने बताया कि मीटिंग में तो मेरे बाल अगर बेटर लग रहे हैं तो ये है कि मेरा मीटिंग में मेरा ध्यान मेरे बालों पे ना जाएगा, बस इतना ही है। डजंट मीन कि वो मीटिंग सक्सेसफुल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड वी लर्नड lot of science behind plastic surgery, cosmetic surgery, and all the treatments available. Thank you so much, Ashish ji, for having me. It was a pleasure. Thank you. Thank you guys for watching. We'll keep bringing top doctors, health experts to educate you. बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
अगर ये डिस्कशन यूज़फुल लगा तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।